नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हमारा क्या टारगेट है, ये एडवांस का देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आप बहुत जगह से देख रहे होंगे, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है तो एडवांस लेवल की नॉलेज भी हमें चाहिए। तो यहाँ प्रॉपर डिस्कशन होगा। अगर आपको शॉर्ट में चाहिए आप कहीं और देख सकते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, सुनो। एक तो ये हमारा टारगेट है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है ना, वो सब आपको बताऊंगा अभी। और एक ये वाला क्वेश्चन भी आप सर्च कर रहे होगे, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। दोनों एडवांस लेवल क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपसे कर लेता हूं, जो कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको पता है, ठीक है ना। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं, मैं बताऊंगा अभी, ऐसी बात नहीं है। आपने अपनी क्लास में कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़ के रखा होगा नोड्स के बारे में, है ना। और आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। नोड्स वो रीजन होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी लगभग 0 होती है। आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, कुछ फॉर्मूले भी आपने पढ़े होंगे। आपने पढ़े होंगे नोड्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को ही कभी कभी प्लेनर नोड के नाम से जाना जाता है, खासकर पी ऑर्बिटल के केस में और डी ऑर्बिटल के केस में, ठीक है ना। अब मोटा माटी हम बात करते हैं ये फॉर्मूले के बारे में। आपको रेडियल नोड का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, n माइनस एल माइनस वन, ठीक है ना। और एंगुलर नोड का फॉर्मूला आपको एल पढ़ाया गया होगा, मतलब जो एल की वैल्यू होती है वही हमारे पास एंगुलर, उतने ही एंगुलर नोड होते हैं। और टोटल नोड आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, n माइनस एल माइनस वन में एल को ऐड करोगे तो n माइनस वन आता था, ठीक है। आइए कुछ आपको विजुअलाइज मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। देखिए, अगर हमने 1s ऑर्बिटल लिया तो आप सबको पता है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 1 रखा, और आपको पता है spd के लिए, spd के लिए अगर आप l की वैल्यू लिखोगे तो s के लिए l की वैल्यू 0, p के ऑर्बिटल के लिए s की वैल्यू 1 और d के लिए हो जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। जनरली spd पे क्वेश्चन आते हैं तो हम यहीं पे इतना ही लिमिट हम रखेंगे ना। तो देखिए, एस के लिए एल की वैल्यू हो गई 0, है ना। तो आपने n माइनस एल माइनस वन निकाला तो आंसर आया 0, करेक्ट, आंसर आया 0, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि 1s ऑर्बिटल में जो रेडियल नोड होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक। एल की वैल्यू 0 तो एंगुलर नोड भी हमारे पास कितने हो गए, 0, तो टोटल नोड्स है ही नहीं। अब आइए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। यहां पर आइए स्टूडेंट, सभी बच्चे देख के करेंगे, सारी चीजें को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करेंगे। यहां पर आइए, देखिए जरा ध्यान से। देखिए, आपके आज तक जो भी कॉन्सेप्ट नहीं होंगे ना, सारे मैं क्लियर कर दूंगा यहां पर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक। अब 1s ऑर्बिटल का पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है ना। तो सेंटर से जब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, सुनो, ये थोड़ा सा ऐसे 3D में होता है, पता है आपको ना। 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरीके से होता है, तो पता होगा ना, ये सर्कल नहीं है ना, सर्कुलर शेप नहीं है, एक्चुअल में स्फेरिकल शेप है, मतलब 3 डायमेंशन। मतलब सेंटर से आप बाहर की तरफ चलिए, ध्यान सुनिए, सेंटर से आप बाहर की तरफ जब चलते हो, ये ऐसे है ना। तो अगर आपको कोई ऐसा रीजन मिल जाए जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप बोलोगे भैया यहां पर क्या है, यहाँ पे रेडियल नोड है। मेरी बात को ध्यान सुनिए, आप ऐसे इमेजिन करिए। ये देखिए, मान लीजिए एक इस तरीके से ये 3 डायमेंशनल स्पेस में एक स्फीयर है ना। तो सेंटर से हम बाहर की तरफ चलते हैं रेडियस के अलोंग। ये भैया बॉल है, ये फुटबॉल जैसा आप सोच के चल सकते हो उसको, है ना, ये सर्कल नहीं है। तो ऐसे सेंटर से बाहर की तरफ अगर आप चलते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लो आपको यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, जस्ट मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये देखिए, मान लीजिए आपको यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, ये देखिए इतने रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, कितने में, ये वाले रीजन में। ये तो आप बोलोगे ना एक रेडियल नोड हमें मिल गया। आप बोलोगे देखो सर पहला रेडियल नोड यहाँ पे आ गया, है ना। फिर आप आगे बड़े 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 बड़े, मान लो फिर से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, फिर आप बोलोगे सर एक और रेडियल नोड मिल गया। मतलब रेडियल मोड का कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप सेंटर से बाहर की तरफ चलेंगे, और ये आप कहां चल रहे हो, किसी स्फीयर में, ऐसे सोचो ना, 3D में चल रहे हो यार, मोटी मोटी बात, ठीक है ना। सेंटर से बाहर चल रहे हो तो आपको एक स्फेरिकल शेल मिलेगा, एक ऐसा स्फेरिकल शेल मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसी को आप रेडियल नोड बोलते हो ना। तो सेंटर से आप स्फीयर के सेंटर से रेडियस के लॉन्ग चलेंगे तो रेडियल नोड की बात करी जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे आप चलें तो क्या पता फिर से आपको कोई रेडियल नोड मिले, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये तो हो गया रेडियल नोड, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए बच्चों, क्या 1s में आपको मैंने यहां डायग्राम दिखाया है, ठीक है ना, ध्यान से चेक करिए, क्या 1s में कोई रेडियल नोड आपको मिला, कोई नहीं मिला। चेक कर लो, यहां से आप बाहर जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। अब देखो इन्फिनिटी पे अगर आप चले जाओगे, सुनो ध्यान से, इतना तो आपको साफ साफ इस डायग्राम में दिख रहा होगा ना। यहाँ बहुत सारे ये ऐसे डॉट 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 आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे डॉट 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 डॉट, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की आप कह सकते हो डेंसिटी अच्छी खासी। फिर जैसे जैसे हम लोग सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, है ना, वो कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 कहां हो रही है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी की बात नहीं करते, इन्फिनिटी तो आप बहुत दूर चले गए, यानी कि आपने एटम को लगभग लगभग छोड़ दिया है, ऑर्बिटल को ही छोड़ दिया ना, वहां तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं भाई, पक्की सी बात है। आप बस ऑर्बिटल में बोलोगे। तो ये देखिए जरा, यहां पर कोई भी आपको ना, तो मतलब आपको कोई नोड ही नहीं दिखाई पड़ रहा है यहां पर। अभी अभी और पता चलेगा, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा तसल्ली रखो। ये देखो, यही टेबल में मैंने कैलकुलेट किया था। जो लोग पेशेंस रखेंगे बस उनके लिए वीडियो, बाकी आप शॉर्ट ढूंढिए बच्चों, है ना, फिर आप उल्टे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए एंगुलर नोड हमारा, सॉरी, हाँ ठीक है, तो रेडियल नोड हो गया 0, ठीक है ना।
अब एंगुलर नोड की कहानी भी आपको बताता हूं, अभी के लिए तो यहाँ पे एंगुलर नोड 0, ठीक है। अभी इधर आओ, होता क्या है एंगुलर नोड, अभी मैं आपको थोड़ा फील कराऊंगा, परेशान मत हो। देखिए 2s के लिए अगर आप जाएंगे तो देखिए आइए 2s के लिए अगर आप जाओगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो n माइनस l माइनस 1 करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि रेडियल नोड हो गए 1 और l की वैल्यू हो गई 0, यानी कि एंगुलर या प्लेनर नोड s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कितने हो गए 0 हो गए, है ना। ये हो गई, सुनो 2s के लिए रेडियल नोड 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये देखिए इधर आइए, इधर आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, इधर आइए। देखिए अगर आप सेंटर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, ध्यान सुनो, तो यहां तो आपको ऑरेंज कलर का कुछ दिखाई पड़ रहा है, मतलब हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सेंटर से जैसे ही हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए सेंटर से जैसे ही हम, और सुन लो 3D में चल रहे हो, ठीक है ना, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो देखो ये वाला जो रीजन है, ये इतना, ये सफेद कलर का दिख रहा है, मतलब ये वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल रहे, तो ये एक रेडियल नोड हमें मिला। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए डायग्राम, आप गूगल करके भी देख सकते हो, देख लीजिए डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे 2s में आपको एक रेडियल नोड मिला, है ना। 2s में आपको यहाँ पे तो कोई रेडियल नोड नहीं मिला था, 1s में मैं लिख देता हूं, 1s में नो रेडियल नोड, हालांकि एंगुलर नोड भी कुछ नहीं था यहाँ पर, बट फिर भी ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटर से चले तो यहाँ कहीं जाके हमें, ये देखिए ये वाले रीजन में आपको सफेद कलर का, मतलब आप समझ रहे हो ना, वहाँ पे मतलब आपको डॉट डॉट नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लगभग लगभग ना के बराबर है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना लगभग लगभग वहाँ पे ना के बराबर है ना। मतलब ये आपको यहाँ से गए तो ये आपको पहला आपको रेडियल नोड मिला, मतलब एक ही रेडियल नोड आपको मिला, कहाँ 2s में, बस यही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना आपका, दिख रहा होगा सबको, अरे देख लो, दिख रहा, इतना तो पता होगा ना। तो यहाँ पे मिला आपको क्या, ए यहाँ कहीं आपको मिला, मतलब सेंटर से चले यहाँ कहीं आर पे आपको एक रेडियल नोड मिला, यही आपका फॉर्मूले से भी आ रहा था, बताइए, यही आपका फॉर्मूले से भी। अब फिर बाहर जा रहे तो फिर से देखो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है ना, मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है भैया, आ जाओ इधर आओ, क्या यही निकाला था टेबल से, इधर आओ 2s के लिए, जल्दी से देखिए जरा, 2s के लिए रेडियल नोड कितने हो गए 1 हो गए, है ना। अब देखिए थोड़ा सा 3s के निकाल लीजिएगा, 3s के लिए n की वैल्यू 3 रखा है, l की वैल्यू 0 और आंसर आ रहा है 2, तो 3s के लिए 2 रेडियल नोड आपको मिलने चाहिए, देख लीजिए आके, 3s के लिए 2 रेडियल नोड आपको मिलने चाहिए। तो देखिए सेंटर से अगर आप चलोगे, 2 का मतलब 2 है ना, सेंटर से चलोगे एक बार व्हाइट कलर का यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ रहा है, फिर सेंटर से थोड़ा और आगे बढ़े तो एक बार यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, एरो भी लगा हुआ है, 2 नोड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। ये देखिए भाई, समझ रहे हो ना, देखो ना, एक बार जहां मैं फिंगर चला रहा हूं, देखो ये एक बार, अरे भैया एक सेकेंड, देखो 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 देखो, एक बार यहां कहीं और एक बार यहां कहीं, चेक कर लो, है ना, ठीक। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। तो 3s में आपको 2 रेडियल नोड मिल गए, 3s में आपको ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्यों करवा रहा हूं, ठीक है, अभी सब कुछ पता चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन ही एडवांस लेवल का है, तो क्या करें ना। तो 2 रेडियल नोड्स हमारे पास मिल गए, यहाँ पे आपको ना सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर सारी इंफॉर्मेशन नहीं आपको, क्वेश्चन को आप क्रैक नहीं कर पाओगे वाले, है ना। अब आइए जना, इधर आइए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई एंगुलर नोड हमारे पास s ऑर्बिटल के लिए नहीं आ रहा है ना 1s के लिए, ना 2s के लिए, ना 3s के लिए, ठीक है ना, देख लीजिए, सॉरी हाँ 3, हाँ ना 3s के लिए 2 टोटल नोड्स हमारे पास 2 हो गए, और दोनों के दोनों कौन से हमारे पास रेडियल नोड्स हैं, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं, इसके बारे में बात कर ली, ध्यान सुनिए, 1s के बारे में बात हो गई, 2s के बारे में बात हो गई, 3s के बारे में बात हो गई, है ना। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो ये बातें हमारी हो चुकी, ठीक है, 1s 2s 3s, ठीक है, 1s 2s और 3s, ये हमारे पास बात हो चुकी, ठीक है ना। ओके नाउ अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं 2p के बारे में, ठीक है ना। 2p के बारे में अगर आप बात करोगे तो p के लिए l की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो n माइनस l माइनस 1 निकालोगे 0 आ जाएगा, यानी कि रेडियल नोड होते ही नहीं है, मतलब हमने p में जब हम क्या करें, हम सेंटर से बाहर की तरफ चले, मतलब समझ रहे ना, सेंटर से बाहर की तरफ चले एक स्फेयर में इस तरीके से, ना, तो हमें कहीं पे रेडियल नोड, मतलब रेडियल नोड का मतलब कोई स्फेरिकल शेल ऐसा नहीं मिलता है, ध्यान सुनिए, कोई स्फेरिकल शेल ऐसा नहीं मिलता है, भैया ये स्फेरिकल शेल होता है, ये देखो देखो, ये स्फेरिकल शेल होता है एक तरीके से। जिनको स्फेरिकल शेल नहीं पता तो आप थोड़ा गूगल पे सर्च कर लीजिए, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा स्फेरिकल शेल क्या होता है, ठीक है। सेंटर से चले तो एक बार स्फेरिकल शेल यहां मिला, और एक बार चले तो स्फेरिकल शेल हमें यहां मिला, इस तरीके से, है ना। तो ऐसा हमें जो है, अगर हम लोग 2p के लिए निकालें तो ऐसा हमें नहीं मिलता है। ये देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आइए, ये कहाँ गया ए, यहाँ पे आइए जरा, देखिए स्टूडेंट्स, 2p के लिए हमने निकाला, ठीक, तो रेडियल नोड कितने आ रहे हैं 0, मतलब समझ रहे हो। अब आपने पढ़ा होगा p जो ऑर्बिटल होता है उसका शेप डंबल शेप होता है, और px py pz 3 आपने पढ़े होंगे, तो ये देखिए हम बना के यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। 2p के लिए चाहे 2px हो, चाहे 2py हो, और चाहे 2pz हो, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए,
चाहे 2px हो, चाहे 2py, चाहे 2pz, सेंटर से बाहर की तरफ चलोगे, कोई स्फेरिकल शेल ऐसा नहीं मिलेगा, ध्यान सुनिए, कोई स्फेरिकल शेल ऐसा नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो। मतलब कोई स्फेरिकल शेल आपको नहीं मिला, यानी कि आपका रेडियल नोड 0 हो गया। तो चेक कर लो 2p के लिए रेडियल नोड कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन यहां पे एंगुलर या प्लेनर नोड 1 आ रहा है, एल की वैल्यू 1 होती p के लिए, है ना। तो टोटल नोड्स 1 है, जिसमें से रेडियल नोड 0 है, लेकिन प्लेनर नोड हमारे पास कितनी है, 1 है। फिगर में देखिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मैंने क्या बोला, एंगुलर नोड को ही हम लोग, मतलब जनरली हम लोग p और d ऑर्बिटल के केस में बोल देते हैं, हाँ भाई जो एंगुलर नोड है वही प्लेनर नोड है। हालांकि दोनों के मायने थोड़े से अलग होते हैं, बट फिर भी अभी हम बात करते हैं प्लेनर नोड्स के बारे में। कितने प्लेनर नोड हैं, p के लिए 1 है, ठीक है, आपको दिख रहा है आंखों से। अब आइए पिक्चर में देखिए जरा, ध्यान सुनो। अगर तुम्हारा 2px होगा, अरे px होगा, लो ठीक है ना, अगर तुम्हारा px होगा तो जो px वाला डंबल है, ध्यान सुनिएगा, जो px वाला डंबल है ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल जो डंबल शेप होता है, आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है ना, इतना तो सुना होगा आपने। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये x के अलाउंग है, ये देखिए, ये क्या है, x के अलाउंग है, ये इस तरीके से, ये हमारी x एक्सिस है, दिख रहा है, और ये हमारी y एक्सिस है, दिख रहा है ना, और ये हमारी z एक्सिस है, दिख रहा है, ठीक है ना। तो डंबल का जो लोब है, 2 लोब हैं डंबल के, तो एक x के पॉजिटिव में, एक x के नेगेटिव में, पीछे आप देखो, ये वाला लोब x के पॉजिटिव में और ये वाला लोब x के नेगेटिव में, है ना। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, यहां पे पता है क्या खुद सोचिए थोड़ा सा, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, इधर देखो, यहां पर फील थोड़ा सा करिएगा, फिर उस डायग्राम में जाइएगा। ये देखिए भैया, कुछ ऐसी कहानी, ये लोब ऐसा है ना, ठीक, ओके, ये x के अलोंग, ठीक है ना, ये x के अलोंग, बात समझो ना, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है ना, और हमारे पास कहीं ना कहीं ये हमारे पास y एक्सिस है, इस तरीके से, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं हमारे पास z एक्सिस इस तरीके से इन्होंने हमें दिखाई हुई है। तो यार आप खुद सोचो, देखो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, क्या आप एक ऐसा प्लेन लेके जा सकते हो क्या, अरे कहाँ गया यार बॉस, रुक जाओ, हाँ, क्या आप एक ऐसा प्लेन के बारे में सोच सकते हो जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हो ही ना। चेक करो ना यार, ये वाला ही प्लेन तो है, अरे 2 गुब्बारों को ऐसे जोड़ दिया, समझो ना, ये देखो, एक लोब ऐसे, एक लोब ऐसे, यहां से एक प्लेन जा रहा है बीचों बीच से, ये देखिए, ये यहां से एक प्लेन जा रहा है। सर इस प्लेन का नामकरण कैसे करेंगे, तो भैया देखो जरा, अगर 2px है, तो लोब्स x के अलोंग होंगे, ऐसे करके, है ना। अब x को छोड़ के बचा क्या, yz, तो y और z की हेल्प से जो प्लेन बन रहा होगा, यानी कि yz प्लेन ही क्या होगा, नोडल प्लेन। तो ये वाला जो प्लेन है, ये क्या है हमारे पास, yz नोडल प्लेन, जिसके बारे में आप यहां पे बात कर रहे थे। मतलब इस प्लेन वाले रीजन में कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड भैया, इस प्लेन वाले रीजन में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन आपको मिलने की संभावना कितनी है, 0 है, जो कि पिक्चर में आपको आंखों से दिखाई भी पड़ रहा होगा, चेक करिए, इस प्लेन का नाम क्या है, देखो, अगर ये 2px है तो x को छोड़ दो, बचा yz, तो ये हुआ yz प्लेन। थोड़ा सा 3D में सोचने की कोशिश करिए, डायग्राम यहां बना हुआ है, ठीक है, मतलब समझ रहा, इस प्लेन पे तुम चाहे यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां जाओ, और अंदर घुसो, ये दोनों लोब के अंदर भी घुसो, दोनों गुब्बारे इस तरीके से लगे हुए हैं, तो यहां मतलब समझ रहे हो ना, यहां से प्लेन इस तरीके से पास हो रहा है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है ना, ओके। तो ये देखिए, बस यही चीज यहां पे आ रही है कि 2p में जाओगे तो तुम्हें कितने प्लेनर नोड मिलेंगे, एक, और वो प्लेनर नोड ये रहा, देखो, अगर 2px की बात करोगे तो ये रहा, उस नोडल प्लेन का नाम क्या है, yz प्लेन। यहां पे इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन तो यार इस लोब में होगा ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की संभावना होगी वो इस लोब में होगी ना यार, ये जो लोब जैसा कुछ बना हुआ है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे मच्छर की तरह ऐसे समझ लो, इधर उधर घूम रहा है, ऐसा फील कर लो आप, ठीक है, बट हालांकि ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल में यार, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, उसका सुपरपोजिशन होता है, तो उससे रिजल्ट आता है, वहां हम नहीं जा रहे हैं, आप बस मोटा माटी ये समझिए, इधर आइए, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है ना, जल्दी से भी बहुत कुछ समझाना है। अब देखो जरा, अगर आपके पास स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखेंगे 2py की अगर आप बात करोगे, 2px 2py 2pz, है ना, तो 2py में लोब्स हमारे y के लॉन्ग होंगे यार, तो y के लॉन्ग होंगे, y को छोड़ दो, बचा क्या, x और z, बचा क्या, xz, और अल्फाबेटिकली चला करिए प्लेन का नाम लिखने के लिए, पहले x आता है फिर z, तो zx मत लिखो, xz लिखो, है ना। तो अगर आप xz लिखोगे तो ध्यान से चेक करो, xz प्लेन यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से मिलकर बनने वाला प्लेन ही यहां पर क्या होगा, नोडल प्लेन, जो कि आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा होगा। चेक कर लीजिए इस बार, लोब्स क्या है, y के अलोंग है, लोब्स क्या है हमारे पास, y के अलोंग है, ये देखो ऐसे और ऐसे, ये y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये y के नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है भैया। तो प्लेन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, प्लेन xz प्लेन हो जाएगा। तो ये वाला जो नोडल प्लेन है इस बार, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो ये वाला जो प्लेन है ये हो गया xz प्लेन, ठीक है ना। अब इस प्लेन में कहीं यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, चाहे दोनों बलून के अंदर कहीं चले जाओ, उस प्लेन के किसी पॉइंट पे अगर तुम अंदर जाओगे जो कि तुम्हें आंखों से नहीं दिख रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, यहाँ सब जगह 0 है, ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, ठीक। अब आ जाइए इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब 2pz में अगर आओगे, है ना,
2pz में अगर आओगे तो 2pz लिखा हुआ है, z को छोड़ो बच्चा x और y, अल्फाबेटिकली लिखो, x पहले आता है y बाद में आता है ना। तो एक्स वाई प्लेन जो होगा, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है, अब इस बार इसके लोब्स जो हैं, एक डंबल ऐसे है और एक डंबल ऐसे, y एक्सिस के अलोंग इनके जो भी हैं लोब्स इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है ना, करेक्ट। और जो आपका प्लेन आ रहा है, अब देखो ये क्या है 2pz, तो ये z एक्सिस के अलोंग है ना, तो z को छोड़ के बचा x और y, तो जो x और y प्लेन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। मतलब इस एक्स वाई प्लेन में तुम यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, कहीं पे भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना लगभग 0 के बराबर होगी, है ना। वहां मतलब इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कहां सर, ये जो लोब्स जैसे दिखाई पड़ रहे हैं रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिलेंगे, ठीक है ना। तो बस यही था कि जो आपने यहाँ कैलकुलेशन 2p की करी हुई थी कि 2p में जो है हमारे पास प्लेनर नोड कितने हैं, 1 है, वो आप देख लीजिए। एक ही प्लेन दिखाई पड़ रहा, 1, यही एक ही नोडल प्लेन, एक ही नोडल प्लेन, एक ही। कुछ लोग तीनों को काउंट करके 3 सोच रहे होंगे, नहीं नहीं यार, 2px के बारे में एक बार में बात करोगे, 2py के बारे में एक बार में बात करोगे, 2pz के बारे में एक बार में बात करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए 2p का मैंने जनरली यहाँ लिखवाया है, यहाँ पे 1, ठीक। अब सुनो जरा ध्यान से, 2p भी हो गया है ना। नाम आपको याद होने चाहिए भाई, नाम आपको याद होने चाहिए। ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर नोडल प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन क्या है, यहाँ पे नाम क्या है, नोडल प्लेन है, यहाँ लिख लेना भैया, है ना, नोडल प्लेन, ठीक, नोडल प्लेन, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए, अगर आप बात करें 3p भी हो गया, चलो छोड़ दो उसको ना। अब थोड़ा सा एक बार और आपको मैं दिखा देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा 3p नहीं 2p हुआ है, सॉरी, हाँ 2p हो गया। 3p के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, 3p, परेशान मत होइए, मैंने नहीं दिखाया है 3p, ठीक है ना। बट अगर आप 3p में काउंट करेंगे तो आप हमारे पास रेडियल नोड कितना आता है, वहां पे 1 आ जाता है, ठीक है। 3p में हमारे पास क्या होता है, रेडियल नोड 1 आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ नहीं दिखाया, तो परेशान मत होइए, हमारी कैलकुलेशन में आ रहा है, ठीक है। और प्लेनर नोड वाली कहानी तो ऐसे ही चलेगी जैसे भी यहाँ पे पढ़ाया है कि एक एक प्लेन आपको मिलेगा ना, लेकिन रेडियल नोड आप समझ रहे हो किसके लिए, 3p के लिए। तो 3p के लिए आज जब आप सेंटर से बाहर की तरफ चलोगे तो स्फेरिकल शेल आपको ऐसा मिलेगा, यस, ऐसा स्फेरिकल शेल आपको मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। तो एक स्फेरिकल शेल ऐसा आपको मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते जाते हैं, ठीक है ना। अब सुनो इधर आओ, 3d के लिए आइए जरा। 3d के लिए अगर आपको मैं विजुअलाइज कराऊं तो रेडियल नोड हो गए 0, ठीक। मतलब सेंटर से अगर बाहर की तरफ आप चलोगे तो आपको कोई ऐसे स्फेरिकल शेल नहीं मिलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0, मतलब रेडियल नोड आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। लेकिन आपको यहां पर ध्यान से सुनिए, प्लेनर नोड बोले और या इस बार एंगुलर नोड क्यों बोला वो भी अभी कहानी बताता हूं आपको, रुक जाओ। प्लेनर नोड कितने मिलेंगे आपको, एल की वैल्यू 2 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 आपको मिल जाएंगे, टोटल नोड 2। अब आइए 3d ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा अपनी क्लास में, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। तो देखिए जरा, देखिए इधर आइए, कहाँ गया, यस, ये देखिए 3d में आपने ये सारी चीजें ऐसे पढ़ी होंगी, 3d xy, 3d yz, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने पढ़ा होगा 3d yz, उसके बाद आपने पढ़ा होगा 3d x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 3d z स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ अब जरा ध्यान से चेक करिए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ये 3d xy के बारे में, है ना, 3d xy के बारे में, इसको आप 3d में देखिए तो आपको कितने नोडल प्लेन दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये वाला, ठीक, और एक ये वाला, ठीक है ना, दिख रहा है। अब इन प्लेन्स के नाम क्या है बताओ, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई z एक्सिस, और ये हो गई हमारे पास y एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वाले प्लेन का नाम क्या होगा, देखो z से मिलके बनाया और y से, तो ये yz प्लेन हो गया, ठीक है, ये yz प्लेन हो गया, ठीक। अरे ये वाला प्लेन क्या हो गया, yz प्लेन, नोडल प्लेन हो गया ये, है ना। और अगर आप देखेंगे जो पीछे आपको प्लेन, ये वाला जो पीछे आपको प्लेन दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ये किससे मिलके बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास x से और z से मिलके बना हुआ है ना, तो ये हो गया xz प्लेन, करेक्ट। ये हो गया हमारे पास क्या, xz प्लेन, xz प्लेन, ठीक है ना। तो दो प्लेन हो गए यहाँ पर, कौन कौन से, yz और xz, करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज करिए। और इसका जो ट्रिक ये है कि जैसे 3d xy लिखा है, अब z नहीं लिखा है, तो एक बार x के साथ z को फेंक दो, एक बार y के साथ z को फेंक दो, तो xz और yz दो प्लेन होंगे, नोडल प्लेन यहाँ पे, ठीक है ना। 3d के लिए दो नोडल प्लेन आए थे आपके, ठीक है, ठीक। ये वाले प्लेन की मैं बात कर रहा था, जो पीछे तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला, ये किसकी हेल्प से मिलकर बनाओ बताओ भाई, एक्स एक्सिस इस तरीके से और z ऊपर है, चेक करो ना यार, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है यार, तो इस प्लेन का नाम क्या पड़ेगा जिसको मैंने इस तरीके से बनाया, इसका नाम xz प्लेन ही तो पड़ेगा। और शॉर्ट ट्रिक ये है भैया, सिंपल सी यार बात, शॉर्ट ट्रिक ये 3dxy अगर लिखा हो तो इसमें क्या नहीं लिखा, z नहीं लिखा, तो z को एक बार फेंको किसके साथ, x के साथ, x और y लिखा है ना, तो z को फेंको x के साथ, तो xz प्लेन, और z को फेंको y के साथ, तो yz, ये दोनों नोडल प्लेन आपको मिलेंगे, जो कि आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए जरा ध्यान से,
अब यहाँ पे नोडल प्लेन का मतलब समझ रहे हो ना, उस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है 3D XZ। अब x आ गया, z आ गया, कौन नहीं आया, y नहीं आया। तो y को एक बार x के साथ फेंको और अल्फाबेटिकली यानी कि XY प्लेन, और दूसरा y नहीं है इसमें तो y को z के साथ फेंकोगे तो YZ, है ना, यानी कि XY और YZ नोडल प्लेन हो जाएंगे। देख लीजिए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए ये वाला जो प्लेन है हमारे पास इस तरीके से, ये वाला जो प्लेन है ये XY प्लेन है। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, XY प्लेन है, अरे चेक कर लो यार। हाँ ये Y एक्सेस है और ये X एक्सेस है, तो ये वाला प्लेन क्या कहलाएगा, XY प्लेन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास XY प्लेन, सही है ना, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा हो गया YZ प्लेन। तो भैया ये वाला जो प्लेन है ये YZ प्लेन है, ये देखिए ये वाला जो प्लेन है ये हमारे पास, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो ये प्लेन हो गया हमारे पास YZ प्लेन, क्योंकि Z एक्सेस ऊपर है और Y एक्सेस ये रही और Z ये रही, तो इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्लेन है ये वाला प्लेन हमारे पास हो जाएगा कितना, YZ प्लेन, ठीक है ना। बाकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी। अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट समझे ना, इस प्लेन में आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना लगभग 0 की, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इसको हम नोडल प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए 3D के 2 नोडल प्लेन निकाले थे और 2 ही आ रहे हैं। अब यहां पर आओ, आपने सुना होगा 3DYZ के बारे में, है ना, 3DYZ के बारे में। तो भाई अब यहां पर क्या क्या है बताओ, देखो Y है और Z है, क्या नहीं, X नहीं, तो X को फेंको Y के साथ, और Z है तो बचा X, X को फेंको Z के साथ, X Y और XZ चेक कर लो जरा, X Y और XZ। अब क्या ही बताऊं आपको, ये रहा प्लेन, ये देखिए ये वाला जो प्लेन है भैया ये XY नोडल प्लेन है, ठीक है, और ये जो खड़ा खड़ा ऐसे दिखाई पड़ रहा है ये वाला प्लेन हमारे पास क्या है, ये वाला प्लेन हो जाएगा कौन सा, किससे मिलके बना है, ये Z एक्सेस और X एक्सेस, यस XZ प्लेन है ना, XZ प्लेन, तो ये वाला हो गया XZ प्लेन, ठीक है ना, ये हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से, ये इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, बात समझिए, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। किसको, आपने सुना होगा किसके बारे में, 3DX² - Y² भी बोल दो या 3DX² Y² बोल दो, भाई जो बोलना है बोल दो, ये आपने सुना होगा ना, ठीक है, ये ऐसे ऐसे सुना होगा आपने 3DX² Y² या 3DX² - Y², कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब सुनो जो भी है ना, यहाँ पे आइए, पता है भैया इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, यहाँ ये समझ में नहीं आएगा आपको, ना 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 ना, यहाँ ये समझ में आपको नहीं आएगा। इसको आप ऐसे सोचो जरा, इसको आप ऐसे सोचो, सर कैसे सोचे, ध्यान सुनिए इधर आइए, इसको आप ऐसे सोचिए, सर कैसे सोचे, ध्यान सुनिए, ये हमारे पास Y एक्सेस है, ठीक, ये हमारे पास X एक्सेस है, ठीक, तो पता है आप ऐसे समझो इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है, ये X रुक जाओ भाई, ये X एक्सेस है, मान लो X डैश है ना, और ये हमारे पास Y डैश है ना, ठीक है ना, तो ये क्या है DX² Y², ठीक है ना, मतलब समझो, ठीक है, एक लोब ऐसे होगा, ऐसे समझ लो, एक ऐसे होगा, मतलब X के पॉजिटिव में X के नेगेटिव में, और इसी तरीके से Y के पॉजिटिव में Y के नेगेटिव में ऐसे पड़ा हुआ। अब मेरी बात को ध्यान सुनो भाई, बहुत ध्यान सुनो मेरी बात को, पता है इसमें आप पहले मुझे ये बताइए कि थोड़ी सी मैथ्स आपको आती है, यस सर, हर एक बच्चे को आती होगी, नहीं आती होगी तो मैं बता देता हूं भाई, ध्यान से सुनिए, देखिए ये Y एक्सेस है, ये X एक्सेस है, ठीक है ना। अब ये बताओ मुझे आप कि आपको लाइन की इक्वेशन तो आती है ना, बोलो भाई, X डैश और Y डैश, ठीक है ना, आपको लाइन की इक्वेशन आती है ना, सर कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन यार, अगर कोई लाइन ओरिजिन से इस तरीके से पास हो रही है येलो वाली, तो इसकी इक्वेशन बताना भाई जरा, y इज इक्वल्स टू क्या होता है, +x, अरे भैया y इज इक्वल्स टू mx + c, से इतना नहीं पता तो याद कर लो भाई, याद कर लो, नहीं पता तो याद कर लो, मैथ्स में पढ़ लोगे आगे, है ना। जो लाइन ओरिजिन से इस तरीके से जाती है क्लास 9 में बताया जाता है, ठीक है, कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू x, और यहां से ये स्लोप कितना होता है इसका, मतलब tan 45, स्लोप होता है इसका 1, यानी कि एंगल 45 बनाती है। नहीं याद है तो याद करो ना भाई, ओरिजिन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x यहां से 45 डिग्री एंगल बनाती है, हमें पता है, सबको पता होगा। और दूसरी एक और लाइन तुम समझते हो सर कौन सी वाली, ये वाली लाइन, ठीक है, ये भी ओरिजिन से जाती है, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स कितनी, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू -x होती है ना, और ये यहां से नेगेटिव स्लोप बनाती है, ये टोटल एंगल जो होता है यहां से होता है 135 डिग्री, या हम दूसरी बात बोले एंटी क्लॉकवाइज 135 और क्लॉकवाइज चलोगे तो होता है 45, ठीक, इतना तो सबको पता होगा, ठीक, यानी कि दो लाइन है, y बराबर x एंड y बराबर -x, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, दो प्लेन के बारे में सोचना है, दो प्लेन के बारे में, दो नोडल प्लेन के बारे में सोचना है, सर कौन कौन से, एक ऐसा प्लेन जो y बराबर x, समझ रहे हो ना, इस, अरे भैया अपनी कॉपी लो, कॉपी एक प्लेन है, यस सर कॉपी प्लेन है ना, इस प्लेन को इसमें ऐसे बोर्ड के अंदर डाल दो, ऐसे किस, समझ रहे हो कि
कॉपी का ये वाला जो पोर्शन है y बराबर x के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। रखो रखो y बराबर x पे रखो, ए रखो 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 ए, ये अंदर डाल दो इसको, है ना। तो ये जो प्लेन है कॉपी वाला प्लेन, एक नोडल प्लेन ये मिला जो कि तुम्हें 3D में सोचना पड़ेगा। मतलब एक नोडल प्लेन मिलेगा y बराबर प्लस x वाली लाइन पे, ये देखिए जरा ध्यान से, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर के केस में तो एक नोडल प्लेन ऐसे करके मिलता है, ये देखिए ये ऐसे, है ना। ठीक है, हमने इसको लाइन से दिखाया, लेकिन आप 3D में सोचोगे तो ये एक प्लेन है इस तरीके से ना। इस प्लेन पे आप कहीं भी जाओगे तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी, ठीक है ना। तो एक y बराबर x वाली लाइन के से पास होने वाले प्लेन पे मिलता है, और एक आपको मिलता है कहां पर, एक आपको मिलता है ये वाली लाइन पे इस तरीके से, है ना। एक आपको मिलता है ये इस तरीके से y बराबर माइनस x वाली लाइन पे, ठीक है ना। ये ऐसे, तो देखो दो नोडल प्लेन आए। अब आप चाहे भाई किसी को भी चेक कर लो, ध्यान सुनो, चाहे इसको चेक करो, इसको या इसको, 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सबको मैंने आपको चेक करा दिया। सबके कितने नोडल प्लेन आ रहे हैं, 2 2 आ रहे हैं, और यही कैलकुलेशन में आ रहा था। अभी एक बच गया, रुक जाओ, अभी एक बच गया, उसको भी दिखा देते हैं, परेशान मत हो, है ना। कितने नोडल प्लेन आ रहे हैं हमारे पास, ये देखिए स्टूडेंट्स, कितने नोडल प्लेन आ रहे हैं हमारे पास, ये देखिए 3D के लिए हमारे पास नोडल प्लेन कितने हैं, 2 हैं, और रेडियल नोड्स हमारे पास है नहीं, तो टोटल हो गए 2, ठीक है ना। अब एक और बचता है, D में आपके टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक और बचता है, उसके बारे में बात नहीं करिए, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ध्यान सुनिए, ये होता है 3DZ स्क्वायर, है ना। इसकी कहानी आपने खूब सुनी होंगी, और नहीं सुनी तो ध्यान से सुनिए। 3DZ स्क्वायर, पता है इसमें नोड्स की डेफिनेशन पता है क्या होती है? नोड की डेफिनेशन होती है कि कोई भी सरफेस, वो फ्लैट सरफेस भी हो सकता है, भाई आप समझो ना, इधर आओ, आप इसको एंगुलर नोड या प्लेनर नोड क्यों बोलते थे? यहां पर आइए जरा, ये देखिए मैंने क्या बोला, यहां पे आइए। आप इसको, अभी तक तो प्लेनर नोड दिखाई पड़ते, सब कुछ प्लेन प्लेन था, मतलब वाई इक्वल टू प्लस एक्स, एक प्लेन जा रहा था ऐसे करके, सब कुछ प्लेन प्लेन प्लेन, यहां पे प्लेन 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 प्लेन। क्या ऐसा प्लेन सरफेस नहीं हो सकता है कोनिकल? सोचो, अरे क्या कर्व शेप में प्लेन नहीं हो सकता है, बताओ? बिल्कुल हो सकता है। तो पता है तब एंगुलर सरफेस आपका कहीं ना कहीं बनेगा, तब एंगुलर नोड के बारे में बात आती है। यानी कि तभी हमने लिखा है कि एंगुलर नोड और प्लेनर नोड को लगभग सेम मान लीजिए, बट एग्जैक्टली सेम होते नहीं है। अगर आप जाएंगे, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान सुनिए, यहां पर आइए। अगर आप जाओगे, इसको दोबारा देखना, इस वीडियो को दोबारा देखना अच्छी तरीके से, सबको डाइजेस्ट कर लो, है ना। देखो ध्यान से, अगर आप आओगे 3DZ स्क्वायर, या आप DZ स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो होता क्या है, कुछ ऐसी कहानी होती है, समझिए जरा ध्यान से, कुछ ऐसी कहानी होती है हमारे पास, सर कैसी? ऐसी, सर कैसी? ऐसी। ये देखिए होता क्या है कि हमारे पास ये Z एक्सेस है मान लीजिए, ठीक है ना। अब बहुत अच्छा तो मैं बना नहीं पाऊंगा, बट आप इमेजिन करिए, ये y एक्सेस है हमारे पास, और ये x एक्सेस है हमारे पास, ठीक है ना। सोचिएगा जरा, ठीक है, ये वाली y एक्सेस है, ये वाली हमारे पास x एक्सेस है, और ये वाली मेरे पास z एक्सेस है, ठीक है ना। अब सुनो, पता है इसमें क्या होता है, इसमें 2 लोब आपको देखने को मिलेंगे अलोंग द z, ये ऐसे एंड ऐसे। अब ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना, इस तरीके से कुछ होता है। मतलब अब बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है यार, संभाल लेना, पी जैसा लग रहा है आपको, थोड़ा ऐसे मोटा कर लो, है ना। और सुनो, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, 3D में सोचो, 3D में सोचो, 3D में सोचो, एक ऐसे सोचो 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 सोचो, एक ऐसे। सुनो, अब पता है ऐसा लग रहा है जैसे कोई 2 बलून ऐसे रखे हुए, रख दो रख दो रख दो रख दो, ऐसे रखो 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 रखो, रख दिया। अब सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, अब इसके चारों तरफ भाई आप समझो ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब अरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब समझ रहे हो यार, कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना इस रीजन में है और इस रीजन में, ऐसे समझ लो, है ना। ठीक है, ऐसे हो गया सर, ये हो गया, और सर क्या, और सुनो ध्यान से, अब सुनो, एक टायर, अरे टायर जो होता है साइकिल, आप देखे ना, आप स्कूटी का जो टायर होता है, जो पुराने जमाने में चलता था टायर, आपने देखा ना, जिसमें हवा भरते थे अंदर, वैसा एक टायर ले आओ, हवा भर के बढ़िया, और इसके मतलब इसमें फंसा दो ले जाके, और सुनो, टच नहीं करना चाहिए इसको। ये देखो, ये टायर जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये ऐसे करके, है ना, ब्लू कलर से यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3D में एक टायर ले जाके ऐसे फंसा दो, ये इस तरीके से, समझ रहे हो ना, ऐसे। और ये जो ब्लू वाला रीजन है, ये जो मतलब समझ रहे हो ना बात को, ये ब्लू वाला रीजन येलो वाले को नहीं टच कर रहा होगा, मतलब समझो ये ब्लू वाला रीजन ऑरेंज वाले को टच नहीं करता है, ठीक है। अब सुनो, अब होता क्या है, होता क्या है भैया, एक कोन ऐसे आता है, ये देखो, ये देखो, ये एक कोनिकल सरफेस ऐसे होता है, और एक कोनिकल सरफेस ऐसे होता है। क्यों? कोन का सरफेस तुमने नहीं देखा? कोन नहीं जानते हो? कोन में हाथ ऐसे, भाई कोन के बारे में पढ़ा है ना 10th क्लास में, हाथ ऐसे डाल के उसके सरफेस को छुओ 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 छुओ, है ना, ऐसे हाथ डाल के इसके सरफेस को छुओ इस तरीके से, तो भैया उस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 0। तो एक कोन ऊपर मिला, एक कोन नीचे मिला, समझे ना। इसलिए 2 नोडल प्लेन, 2 एंगुलर प्लेन हमें यहां पे भी मिले, है ना, 1 2 दिख रहा है। तो इसलिए जो 3D का आपका आंसर आ रहा था वो कितना था?
2, यानी कि ये जो ये जो, एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, 3D का आंसर कितना आ रहा था 2, ठीक है ना। इसलिए अगर आप जाएंगे स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से चेक करिए, आप इस प्लेन के किसी भी सरफेस पे जाइए, किस प्लेन के सर, ये जो हमें ये कोन दिखाई पड़ रहा है, इसके सरफेस के किसी पॉइंट पे जाओगे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, इसी तरीके से नीचे वाले कोन के किसी भी पॉइंट पे जाओगे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है। तो समझे ना, इसलिए 2 यहां आ रहे हैं, 2 यहां आ रहे हैं, 2 नोडल प्लेन, मतलब एंगुलर, 2 क्या कहते हैं नोडल प्लेन यहां, सॉरी क्या कह रहा हूं यार, 2 प्लेन हमारे पास यहां पर आ रहे हैं और 2 हमारे पास यहां आ रहे हैं। एंगुलर शब्द का यूज किया, थोड़ा सा कर्व शेप है इसलिए, ठीक है ना। अब छोड़ो इन सब बातों को, ये सब बातें आपने विजुअलाइज कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने जानबूझ के करवाया ताकि आज के बाद आप परेशान ना हो, ठीक है ना। और कुछ बताना था मुझे इसमें, रुक जाओ एक सेकंड, अभी क्वेश्चन को हम लोग आराम से करेंगे, ठीक है ना, रुक जाओ, ठीक है। ये हो गया, यस। अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं कि जब उसने हमें सवाल दिया, इधर आओ, जब उसने हमें सवाल दिया तो उसने हमें कुछ शब्दों का यूज किया। कह रहा है द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन whose value depends on the spherical polar coordinates r theta phi of the electron and characterized by the quantum number n l m l, है ना। here r is the distance from the nucleus, theta is the co-latitude and phi is azimuth। अब ये सब क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, देखिए आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कहां पे बताऊं, इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है, यहां पे भी नहीं बता सकता हूं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, थोड़ा सा कॉपरेट करना, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रोडक्ट ऑफ, आपने पढ़ा होगा, एफ ऑफ आर, यानी कि एक होता है रेडियल पार्ट इंटू एफ ऑफ आर कॉमा, सॉरी आर कह रहा हूं, एक होता है एंगुलर पार्ट, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, ठीक है। 2 फंक्शन होते हैं, इसको रेडियल पार्ट बोलते हैं एफ ऑफ आर, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल पार्ट। आप 11th और 12th के स्टूडेंट हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास एंगुलर पार्ट। तो सर ये क्या होता है, ध्यान से समझो, आर क्या होता है, यहां पे आर होता है न्यूक्लियस से डिस्टेंस, ठीक है ना। अब आप ये बताओ यार, सब छोड़ो आप, ये आपका एटम है, अरे मान लो ये आपका एटम है, ठीक, तो एटम भाई 3D में, हाँ एटम 3D में, बात समझिए, उसका न्यूक्लियस कहां होगा, सेंटर से। तो अब जरा ध्यान से सुनो, ये सब आप छोड़ दो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह खूब आपने पढ़ी होंगी, छोड़िए, ठीक है, इसका भी हमें कोई जरूरत नहीं है, बस हमें इस डायग्राम की जरूरत है भाई, बस हमें इस डायग्राम की जरूरत है। ये बताओ, अगर मुझे 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3D में, ये 3D है, 3D में मुझे किसी पॉइंट पे पहुंचना हो तो मुझे किसकी, इसको कभी कभी पोलर कोऑर्डिनेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट P पे पहुंचना हो तो पता है क्या है, देखो क्या किया जाता है, न्यूक्लियस आपका यहां पे, जरा समझिए, सुन लो ध्यान से, 3D में न्यूक्लियस आपका यहां है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से दूर जाना है, अब दूर कहां जाना है, इधर जाना है कि उधर जाना है कि उधर जाना है कि किधर जाना है ना, बस बस, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला न्यूक्लियस से r डिस्टेंस चले जाओ, तो मैं उससे पूछूंगा ना भैया कि ये एटम है, न्यूक्लियस से भैया मैं उधर जाऊं कि उधर जाऊं, तो उधर जाऊं, तो बोलेगा अच्छा रुक जाओ यार, बताना पड़ेगा, है ना। तो उसने कहा एक काम करो यार, एक काम करो, तुम न्यूक्लियस से चलो, ध्यान सुनो, न्यूक्लियस से चलो r डिस्टेंस, लेकिन z एक्सिस से ना क्लॉकवाइज थीटा एंगल बनाना। सुनो जरा ध्यान से, है ना, न्यूक्लियस से कह रहा है कि न्यूक्लियस से तुम बाहर की तरफ चलो, लेकिन z एक्सिस से क्लॉकवाइज थीटा एंगल बनाना। समझो जरा बात को। हमने कहा ठीक है भैया बनाएंगे। हमने कहा भैया अभी भी दिक्कत हो रही, कह रहे क्या दिक्कत हो रही, तो कह रहे भैया देखो ये z एक्सिस है, तो हम z एक्सिस से इधर थीटा बनाएं कि इधर थीटा बनाएं कि इधर थीटा बनाएं कि इधर थीटा किधर बनाएं, हमारे पे तो बहुत सारी दिशाएं हैं, तो वो एक और एंगल तुम्हें बताएगा। कहेगा एक काम करो, x एक्सिस से इस डायरेक्शन में फाई घूम जाओ, मतलब जो एक्स वाई प्लेन है, समझो जरा ध्यान से, एक्स वाई प्लेन है जो उधर ऐसे फाई घूमते हुए ना तब जाना, मतलब समझो, तो एक्स वाई प्लेन में आप ऐसे करके पहले फाई घूम जाओगे, ठीक, बात समझ रहे हो। और z से आप, बात समझो ना, z से आप थीटा घूम जाओ, या आप बोल सकते हो कि भैया ये पूरा 90 हो गया, तो आप यहां से 90 माइनस थीटा घूम जाओ, आप ऐसे कर लो, जो कहना हो कह लो आप। सुनो, तो आपने क्या किया, आपने एक्स वाई प्लेन में पहले फाई एंगल घूमा, ठीक, फिर z एक्सिस से थीटा बनाया, या फिर आप बोल सकते हो कि y एक्सिस से हमने क्या किया 90 माइनस थीटा, और तब हम r डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे। कुछ लोग इमेजिन कर पाएंगे, देखो मैं ज्यादा डिटेल में यार जाना इसमें चाहता भी नहीं हूं, है ना, बस ऐसे ही आपको फील करा दिया, मैं फील कराना चाहता हूं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सुन ध्यान से, मैं आपको फील कराना चाहता हूं कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे चलोगे, फाई एंगल भी घूमना पड़ता है और थीटा एंगल भी कहीं ना कहीं, तब आप एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचोगे, किसी पॉइंट पे पहुंचोगे, और उस पॉइंट पे आप ये कहते हो कि भैया इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या है, या इलेक्ट्रॉन
का इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहां पर कितनी होगी, है ना, या आप वहां पे इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होगा, जिसको हम साइन से दिखाते थे, वो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट का प्रोडक्ट होता है ना। तो देखिए थीटा भी है और फाई भी है, चेक कर लीजिए, थीटा भी है और फाई भी है, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत तो आया होगा ना, क्योंकि इससे हमें कोई ऐसा कोई बहुत जरूरत नहीं है, तो ये बात है। तो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन इस तरीके से हमारे पास होता है। अब सुनिए ध्यान से, अब इस टेबल को देखिए जरा, ताकि फ्यूचर में कोई भी एडवांस का क्वेश्चन आए तो हम आराम से क्रैक कर लें। अब इस टेबल को देखिए, ठीक है, इस टेबल को स्टूडेंट्स देखिए, पहले ही मैं पढ़ दे रहा हूं। ये px लिखा है भाई, थोड़ा सा इधर उधर लगा है, बट सॉरी, ये pz लिखा हुआ है, ये px लिखा हुआ है, ये py लिखा हुआ है, और ये pz स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी dz स्क्वायर लिखा हुआ है, पहले ही बता दे रहा हूं, है ना। अच्छा, जो बच्चे पेड क्लास में हैं तो उनको जो है पीडीएफ वाला मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो dxz, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, तो सॉल्व करें dyz और dxy, और ये हो गया हमारे पास क्या, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, जो नीचे पे लिखा है। तो आप पढ़ लोगे ना क्या लिखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सुनो। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, हमको 3 चीजें पहचाननी, क्वांटम नंबर, क्वेश्चन कभी भी मिलेगा हमें 3 चीजें पहचाननी। सर कौन कौन सी? हमें n पहचानना है, अरे क्वांटम नंबर तो पढ़ोगे, हमें l पहचानना है ना, क्योंकि अब पूरा चैप्टर तो पढ़ाने नहीं लगूंगा, और हमें m पहचानना है। सर कैसे पहचाने? बहुत आसान है, सुनो ध्यान से। n को पहचानना मैं भी सिखाऊंगा, l को पहले आप पहचानना सीखिए और m को पहचानना सीखिए। ध्यान से सुनो, m को कैसे पहचानते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए सर क्या ये टेबल हमें याद करनी? ना 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 ना, अभी मैं कुछ क्वेश्चन ही ऐसे करा दूंगा ना कि आप हमेशा के लिए सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हमेशा के लिए आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हो जाया करेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है ना। भाई है एडवांस लेवल का तो चीजें भी चाहिए ना वैसी। देखिए ध्यान समझिए, देखिए देखिए बच्चों, अगर हमें कभी भी उन्होंने हमें फंक्शन दिया, ठीक, अब फंक्शन में 2 पार्ट होंगे, एक रेडियल पार्ट होगा और एक होगा एंगुलर पार्ट, या कभी कभी केवल रेडियल पार्ट ही दे दिया, एंगुलर पार्ट नहीं दिया, या कभी कभी एंगुलर पार्ट ही दे दिया, रेडियल पार्ट नहीं दिया, या दोनों ही हमें दे देंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन का रंग रूप थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इसमें इतना पोर्शन रेडियल पार्ट है, ये देखिए कैसे पता चला सर, आर का टर्म है ना, और आर का मतलब सेंटर से, न्यूक्लियस से, मतलब समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे चल रहे हो, ठीक है ना। और देखो थीटा कहीं ना कहीं वो वाला एंगल है जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा था, वो देखो। तो इसमें रेडियल पार्ट भी है और हमारे पास इसमें एंगुलर पार्ट भी है, ठीक है ना। थोड़ा दिखा देता हूं, भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर हमारा जो एडवांस में पूछा है वो वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा। ये देखिए, इसमें देखिए थीटा भी है और फाई वाला टर्म भी है, देख रहे हो। और इसमें देखो, ये देखो आर वाला टर्म भी है, रेडियल पार्ट भी है, और ये रहा हमारे पास एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट में इस बार खास बात है, फाई भी इन्होंने डाल दिया, ठीक है। अब आपने फील कर लिया होगा कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से मिल सकते हैं, है ना। अब आइए, अब सुनो भैया ध्यान से, अगर आपको फाई का टर्म दिखाई ना पड़े, अगर फाई दिखाई ना पड़े, ध्यान सुनो, अगर फाई दिखाई नहीं देता है, फाई अगर दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है, अब मैं क्वांटम नंबर्स के बारे में नहीं बता रहा हूं कि क्या क्या बताते हैं, सब आपने क्लास में पढ़ा होगा, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। फाई अगर नहीं दिखाई देता है तो भाई m बराबर 0 लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देख लो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए, ये इसको छोड़ो आप, है ना, मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया उन्होंने, फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन कोई कांस्टेंट नंबर है, बस ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, दिल पे मत लेना। मान लो फाई बराबर 5 दे दिया, लो भैया इसमें फाई का टर्म है ही नहीं, फाई का टर्म है नहीं, तो m बराबर कितना हो गया, 0, है ना, समझे ना। तो अगर ये सब छोड़ो ऑर्बिटल, आप अब बस ये देखो जरा, एंगुलर फंक्शन अगर ऐसा दे दिया, कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया इस तरीके से ना, ठीक है। अभी बहरहाल हम एंगुलर पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसी पे फोकस करिए आप, ठीक है ना। मान लो हमें फंक्शन एंगुलर पार्ट का हमें फंक्शन कांस्टेंट दे दिया, ठीक है ना, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, अब L कैसे पहचानते हैं, मैं यहीं से देख के बता देता हूं यार, तो पता चलेगा। आप बस ये देखो, cos थीटा और sin थीटा के कितने टर्म्स है, सुनो। अगर cos थीटा का 1 टर्म है, मतलब cos की पावर केवल 1 है, तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे यार रुक जाओ भाई, देखो आप ऐसे देखो, देखो 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 देखो, देखो। जो पूरा देखेगा वही इस क्वेश्चन को और ऐसे क्वेश्चंस को पूरा क्रैक कर पाएगा हमेशा, बाकी तो आप शॉर्ट ट्रिक कहीं देखते रहोगे तो फील भी नहीं आएगा और ऐसे क्वेश्चंस कभी होंगे भी नहीं। देखिए ये इस तरीके से देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आइए, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे, अब आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ ना, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये देखो ऐसे, ठीक। इन फंक्शंस को आंखों में बसा लीजिए हो सके तो, अगर आप एडवांस के ऐसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो। ध्यान समझिए जरा, देखिए देखो भाई, अगर फाई का टर्म नहीं है आपका तो m 0 होगा, फाई दिखाई नहीं दे रहा तो m 0 होगा, ठीक। अब सुनो, अगर थीटा का टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है, तो अगर दिखाई पड़ रहा है तो L हम कैसे निकालते हैं वो समझिए जरा। देखिए यहाँ cos थीटा कितनी बार है, एक बार है, तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ sin थीटा कितनी बार है, एक बार है, अरे sin की पावर 1 है ना यार, तो L की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। अब देखो cos फाई दिखाई पड़ गया, cos फाई दिखाई पड़ गया है तो m की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, कितनी होगी, फाई के आगे जो नंबर लिखा होगा, फाई कितना है,
फाई के आगे क्या लिखा है 1, अरे 1 फाई, फाई का मतलब 1 फाई ना, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गई। बस सुन लो, परेशान ना हो, क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे, आपको नहीं याद होगा तब भी हो जाएंगे, बस सुन लो। यहां देखो साइन थीटा एक ही है हमारे पास, इसलिए l की वैल्यू 1 हो गई, देखो ना ये l की वैल्यू और ये m की वैल्यू है, ठीक है। अब साइन फाई लिखा है, फाई के आगे 1 लिखा हुआ है, ठीक, तो m कितना हो गया प्लस माइनस 1, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये फंक्शन लिखा हुआ है, अब cos की पावर 2 है, चेक करो भाई, 3 cos स्क्वायर थीटा है, तो cos की पावर कितनी है हमारे पास 2 है, तो cos की पावर 2, तो cos या sin की जितनी भी टोटल पावर होंगी वही हमारे पास l हो जाएगा, तो cos की पावर 2, तो l कितना हो गया 2, l कितना हो गया 2। अब इसमें फाई है ही नहीं, फाई कहां है बताओ, फाई का टर्म है नहीं, तो m हो गया 0, m की वैल्यू होगी 0, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए एक साइन थीटा ये, तो एक इसकी पावर होगी और एक cos थीटा की पावर ये, इस तरीके से होगी, ठीक। तो 1 + 1 2, तो l की वैल्यू हो गई 2, भाई दोनों थीटा के दो टर्म्स है ना, दोनों की पावर काउंट करिए, 1 + 1 2, तो l की वैल्यू होगी 2। अब यहां cos फाई लिखा हुआ है और फाई के सामने 1 है, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1, ठीक। अब यहां पर देखिए जरा, एक साइन थीटा है एक cos थीटा, तो l की वैल्यू 1 + 1 2 हो गई, l की वैल्यू 2 हो गई। साइन फाई के आगे 1 लिखा हुआ है, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गई। साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि l की वैल्यू 2 हो गई। और अब इस बार फाई वाला टर्म है और फाई के सामने कोफिशिएंट कितना है 2, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई, समझे ना, ठीक है। मतलब फाई का जो कोफिशिएंट होगा वही m की वैल्यू होगी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं ना। कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं, उसका क्वेश्चन नहीं आता है ना, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी अभी आपको एक बता दूंगा मैं एक एग्जांपल उसका भी। अब ध्यान से समझिए, देखिए यहां साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो साइन की पावर 2 है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो l की वैल्यू 2 हो गई, ठीक। फिर देखिए फाई वाला टर्म है, फाई का कोफिशिएंट 2 है, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई, यानी कि हमें क्या करना है, हमें फाई के कोफिशिएंट से m पता करना है, कॉपी में लिख लो, फाई के कोफिशिएंट से m पता करना है और साइन और कॉस थीटा की टोटल पावर काउंट करके हमें l निकालना है ना। आराम से निकाल लीजिए, आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। और ये इन सभी ऑर्बिटल्स को बताते हैं, ठीक है ना, ये इन सभी ऑर्बिटल्स को बताते हैं। कैसे बताते हैं ये हम अभी थोड़ा सा क्वेश्चन दो चार कर लेंगे, फिर आप इस पे नजर मार लीजिएगा। और मुझे कुछ बताना तो था शायद, एक सेकंड मेरे दिमाग में आ तो रहा था, यस हाँ, कभी वैसे तो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आपको कभी ऐसा मिल गया ना e की पावर आयोटा 2 फाई, तो इस केस में फाई का जो कोफिशिएंट होता है ना, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है इस टाइम में, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल मिलकर रियल बनते हैं, वो आप छोड़िए, बहरहाल बस मोटा मोटी बात यह है कि यहाँ पे m की वैल्यू आप क्या दिखाओगे, जो फाई के सामने लिखा रहेगा, बस खत्म, ठीक है। अब प्लस माइनस 2 नहीं करोगे ना, ना 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 ना, प्लस माइनस 2 तब करेंगे जब ऐसा होगा cos फाई या sin 2 फाई ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तब फाई का जो कोफिशिएंट है प्लस माइनस 2, m के दो वैल्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे m का वही वैल्यू होगा जो फाई के सामने लिखा होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फंक्शन एक दे दिया उसने, हमें फंक्शन एक दे दिया, मान लीजिए ये कुछ ज्यादा ही मैं बता दे रहा हूँ, बट फिर भी सुन लो भैया, आप क्वेश्चन ही ऐसा पूछ ले, सुनो, फाई इज इक्वल्स टू e की पावर, अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो मान लीजिए आ गया कितना आ गया, मान लो -3 आयोटा फाई, तो अब देखो फाई के सामने -3, तो m की वैल्यू -3 लोगे, प्लस माइनस 3 नहीं लोगे, है ना, समझे ना, आयोटा के सामने जो नंबर लिखा रहेगा ये। बट ऐसे आपका आयोटा वाला तो क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए बस ये वाली टेबल मैंने आपको दिखाई है, इतना आ गया। अब आइए मेरे साथ कुछ क्वेश्चन करिए, तब ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। आइए मान लीजिए वेव फंक्शन आपको दिया है, देखिए साइन ऑफ r थीटा फाई आपको दिया हुआ है कितना, साइन ऑफ r थीटा एंड फाई हमें दिया हुआ है कितना हमारे पास, r इंटू ई की पावर -r cos थीटा। अच्छा एक चीज और बता देता हूं इसी तरीके, या यहीं बता दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, cos थीटा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे निकाले जाते हैं वो समझिए आप। देखिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स को पहले मैं दिखा देता हूं x से, ठीक है ना। x क्या होगा मेरे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ठीक। तो x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का n - l - 1। अब यहां से n का फॉर्मूला बनाओ, मतलब अगर तुम्हें n चाहिए, मतलब n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे, l को इधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x + l + 1, मतलब जितने नंबर ऑफ रेडियल नोड होंगे प्लस l + 1, ये n ऐसे निकलता है। अब रेडियल नोड्स हम लोग कैसे निकालें, रेडियल नोड हम लोग कैसे निकालें, तो रुक जाओ पहले रेडियल नोड बता देता हूं कैसे निकालते हैं। इसके लिए एक टेबल है हमारे पास, ज्यादा परेशान ना हो, सिंपल सी मैथमेटिक्स अभी बता दूंगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। ये देखिए, अरे आजा भाई, कहाँ गया टेबल, अच्छा ये देखिए, बस अभी मैं वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट ले रहा हूं, बस f ऑफ r, बस इतना समझो आप, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, f ऑफ r, देखो पहला क्या दिया हुआ है हमें, e की पावर -r अपॉन में a0, ठीक है ना, a0 कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना। अब सुनो, पता है रेडियल नोड्स मतलब ये हमें आप आर की इतनी कैसी, मतलब आर की आप इतने नंबर ऑफ, समझ रहे हो ना, आर की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी
या आर की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिसपे ये फंक्शन जीरो हो जाता है। ये वेव फंक्शन ही है भैया, ये साइन ऑफ आर लिखा हुआ है बस, है ना। ये लो, बस रेडियल पार्ट अभी हमने आपको दिखाया है, सुनो ध्यान से। अब ये बताओ ई की पावर, इसको और अच्छे से लिख लो फाई ऑफ आर या साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनिए, इसको लिखेंगे 1 अपॉन ई की पावर आर अपॉन में ए नॉट, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या आर की ऐसी कोई वैल्यू है, बताओ 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 बताओ, क्या आर की ऐसी कोई वैल्यू तुम रख सकते हो जिससे कि फंक्शन जीरो हो जाए? बोलेगा हाँ रख सकते हैं। हमने कहा कितना, कह रहा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक। हाँ ये आपकी बात सही है कि आर टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हो जाए, मतलब आर की लगभग वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड वगैरह नहीं है, ये फिजिक्स या केमिस्ट्री में इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है ना। तो अगर आप ई की पावर में बहुत बड़ा नंबर रखोगे तब इसका आंसर क्या आएगा, ये देखिए 1 अपॉन ई की पावर, ये तो पता है ना कि ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट को हम नीचे ले गए तो भैया ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, इतना तो पता होगा ना, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, फिर आपको दिखाया कि आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हम रखें, ठीक है ना, तो आंसर लगभग किसके इक्वल आएगा, जीरो, क्योंकि 1 अपॉन ई की पावर में जब भी इन्फिनिटी होता है तो भैया ये बहुत बड़ा नंबर होता है, तो 1 अपॉन में बहुत बड़ा नंबर लगभग जीरो। हाँ, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है वो जीरो हो जाएगा कब, जब आर टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। मतलब वो ये कहना चाहता है कि न्यूक्लियस से तुम बहुत दूर निकल गए, मतलब समझ रहे हो ना, तो ये तो अलाउड नहीं है, ये तो अलाउड नहीं है, आर का वैल्यू तो चलेगा नहीं भैया। सुनो, अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, हम रेडियल नोड निकालना चाहते हैं, मतलब ध्यान सुनिए, हम यहां सेंटर से बाहर की तरफ चल रहे हैं इस तरीके से, तो हम ये सर्च कर रहे हैं कहां कहां हमें रेडियल नोड मिलेंगे, मतलब कहां कहां वो वाला स्फेरिकल शेल मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो। तो वो निकालने का तरीका पहले सीखिए, ठीक है ना, तब ऐसे क्वेश्चन होंगे। जैसे कि एक रेडियल नोड यहां पे था, ठीक, एक रेडियल नोड यहां पे था, एक यहां पे था, है ना, तो फंक्शन दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने के लिए आर की वो वैल्यू, सुन लो, नंबर ऑफ रेडियल नोड कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे निकलते हैं, है ना, आर की वो वैल्यू जहां रेडियल पार्ट जीरो हो जाए, जहां हमारा साइन ऑफ आर यानी कि रेडियल पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब ये बताओ, क्या ये रेडियल पार्ट कभी जीरो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आर टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कर सकते हो, और हमेशा याद रखिएगा आर की दो वैल्यूज अलाउड नहीं होती, कौन कौन सी, आर की जीरो वैल्यू और आर की वैल्यू इन्फिनिटी, ये दोनों नॉट अलाउड। अगर आर बराबर जीरो रखने से हमारा वेव फंक्शन जीरो हो जा रहा है और आर बराबर इन्फिनिटी रखने से वेव फंक्शन जीरो आ रहा है, ये दोनों नॉट अलाउड। पहले लिख लो, कॉपी में लिख लो। इसको छोड़ के अगर आर की कोई वैल्यू आ गई तो उसको आप काउंट करोगे, दीज टू नॉट अलाउड, दीज टू नॉट अलाउड, क्योंकि सबको पता है ना आर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा यार, तो आप बहुत दूर निकल गए। और आर बराबर जीरो पे, आर बराबर जीरो का मतलब ये है कि भैया अगर हमारा पी ऑर्बिटल हुआ, मान लो, है ना, आर बराबर जीरो का मतलब ये है कि अगर पी ऑर्बिटल हुआ तो आर बराबर जीरो का मतलब यहां कहीं ना, तो यहां कहीं तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। अरे चेक कर लो ना यार, ये देखो ना, अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आर बराबर जीरो अलाउड नहीं है ना, आप चेक करो ना, ये इस प्लेन पे वो पॉइंट अंदर होगा ना आर बराबर जीरो पे, सोचो तो इस प्लेन पे ही तो होगा, नोडल प्लेन पे, तो वहां तो वैसे ही आर मतलब रेडियल पार्ट जीरो हो जाएगा ना। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि दो वैल्यूज आपकी नहीं चलेंगी, कौन कौन सी, ये वाली, इसके अलावा कुछ और अगर आ जाए तो बात सही है ना। तो पहले फंक्शन में रेडियल पार्ट अगर ऐसा है, ये देखिए, तो ये बताइए रेडियल नोड्स कितने आ गए, जीरो, मतलब आर की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आई, आर की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आई जिसपे हमारा वेव फंक्शन या रेडियल पार्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। आई थी आर की वैल्यू इन्फिनिटी, जो कि अलाउड नहीं था। अब दूसरा फंक्शन देखो, सुनते जाओ भैया ध्यान से, है ना, क्योंकि इतनी लंबी कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आइए, अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा, अरे भाई पढ़ाई करके पता चलेगा, एडवांस ने एक बार पूछ लिया ना तो पता होना चाहिए, सीधी सी बात है, अगली बार आएगा तो आप कर सकते हो आराम से। अब देखो यहां पर क्या है, आर इंटू ई की पावर माइनस आर अपॉन में 2a नॉट, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आर की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिसपे ये फंक्शन जीरो हो जाता है। तो यार कुछ बच्चों ने बोला कि सर आर बराबर जीरो पुट कर दो, मैंने कहा ठीक है, सही बात तो कह रहा है यार, जैसे हम आर बराबर जीरो पुट करेंगे इसमें, तो साइन ऑफ आर की जगह जीरो रखोगे, है ना, तो इसको साइन ऑफ आर पढ़ेंगे तो चेक करो, आर की जगह जीरो रखा और इनटू में ई की पावर अब कुछ भी हो, जीरो पॉइंट, है ना, जीरो, आर की पावर जीरो पॉइंट समथिंग, आर की सॉरी ई की पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर जीरो, ये तो वन हो जाएगा, ई की पावर जीरो वन होता है, लेकिन जीरो इंटू समथिंग तो जीरो होता है ना भाई। अब सुनो, तुम्हारा फंक्शन तो जीरो, बट तुमने आर बराबर जीरो लिया, नॉट अलाउड, ठीक है ना, नॉट अलाउड, ठीक है, बस।
और दूसरा सर, दूसरा ये है कि इस फंक्शन में r टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दो, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में रखा था भाई। अब इसको छुपाओ अगर, तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर तुम रखना चाहोगे तो ये वैल्यू 1 अपॉन में जाके बहुत बड़ी हो जाएगी और आंसर 0 को टेंड करने लगेगा, तो वो भी नहीं चलेगा यार, है ना। तो ये भी यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी रेडियल नोड नहीं आ रहा है ना। रेडियल नोड कितने आ रहे हैं? 0, यानी कि r की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं कि हमारा रेडियल पार्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का रेडियल पार्ट वाला फंक्शन है वो हमारे पास, या इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन का जो रेडियल पार्ट है वो 0 हो जाए। ठीक है सर, नहीं आया। अब सुनो ध्यान से ही, है ना। अब भैया थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान सुनो। थर्ड क्वेश्चन में ऐसे दिया है, क्या दिया है? साइन ऑफ आर, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान मत हो ना। लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये देखिए 1 माइनस आर अपॉन 2a0, है ना, और इनटू में e की पावर माइनस आर अपॉन 2a0। अब सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे r टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हम रख नहीं सकते, तो ये तो वैल्यू चलेगा नहीं। जो भी देखना है यहां से देखना। अब यहां से अगर देखना है तो ध्यान से चेक करो, अगर हम r की वैल्यू कितनी रख दें भाई, इस चीज को अगर हम 0 कर दें, 1 माइनस आर अपॉन 2a0 को अगर हम 0 कर दें, तो यहां से r की जो भी वैल्यू आएगी, चेक कर लो r की वैल्यू कितनी आएगी भाई मैंने, ये इधर जाएगा तो r बराबर 2a0 आएगा, है ना। चेक कर लो यार, अगर हम लोग क्या करें, r बराबर 2a0 रखें तो 1 माइनस आर की जगह 2a0 अगर हम लोग रखें, यार ये नहीं निकालना था क्या यार, इसको उठा के 0 के इक्वल रखो यार, r की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब अगर आप देखोगे तो e की पावर में माइनस आर अपॉन 2a0, तो भैया ये इससे कट जाएगा, यहां 1 आएगा और 1 माइनस 1, है ना, और इनटू में जो भी लिखा हो e की पावर माइनस आर अपॉन में 2a0, तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 0 इंटू समथिंग, हमारे पास 0 आ गया। कहने का मतलब r की वाली वैल्यू चलेगी। r की एक वैल्यू ऐसी पॉसिबल है, देख लो r की कितनी, एक वैल्यू ऐसी पॉसिबल है, मतलब ये जिस भी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लिखा होगा, हमें क्या पता होगा कोई ऑर्बिटल, तो उसके सेंटर से जब तुम बाहर चलोगे, तो r बराबर 2a0 की डिस्टेंस पे जाके तुम्हें क्या मिलेगा, एक स्फेरिकल शेल मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है, 0 है ना। ये मतलब है इसका, बात समझ में आई। अब सुनो अगला सवाल, आर की और कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं जिससे कि ये फंक्शन क्या हो जाए, 0 अटेन कर ले अपनी वैल्यू को, जिससे कि फंक्शन 0 हो जाए, और कोई है नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये दो इधर आओ, इधर। अब ये फंक्शन है ना भाई, ये बताओ साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 1 माइनस आर अपॉन 3a0 और प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 18। ये सब एग्जाम्पल इसलिए लाए गए ताकि आप क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में क्रैक कर दें। e की पावर माइनस आर पढ़ना तो पड़ेगा ना एक बार, ये इस तरीके से। अब सुनो, आपको पता है r टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पे 0 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। मतलब यहां इस पार्ट से, एक्सपोनेंशियल पार्ट से तो कोई काम बनेगा नहीं तुम्हारा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में ना, एक्सपोनेंशियल पार्ट से कोई काम बनेगा नहीं, तो सर किससे बनेगा, सर इससे बनेगा। चेक करो भैया, ये r का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अरे ये r का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि r के 2 वैल्यूज यहां से आएंगे, r के 2 वैल्यूज यहां से आएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, r के 2 वैल्यूज आएंगे, अल्फा कुछ आएगा, मान लो अल्फा और बीटा। अरे यार इतना नहीं पता क्या तुम्हें, ये r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, सॉल्व नहीं करना है, सुन लो। बट अगर सॉल्व किया जाए तो r के 2 वैल्यूज मिलेंगे, जिसपे ये फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नहीं पता क्या यार, इस पोर्शन को उठा के 0 के इक्वल रखो, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, तो r के 2 वैल्यूज नहीं आएंगे, निकालना नहीं, बता रहा हूं यार, सीधे सीधे पहचानो ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो r के 2 वैल्यू आएंगे, जहां पर हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0। कहने का मतलब ये अब जिस भी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लिखा है उसके सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे तो एक आर यानी कि एक स्फेरिकल शेल मिलेगा, वहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो एक और स्फेरिकल शेल मिलेगा, यानी कि टोटल 2 मिलेंगे, क्योंकि आर की 2 वैल्यूज पॉसिबल, अल्फा बीटा। तो अल्फा दूरी पे जाके, सेंटर से अल्फा दूरी पे जाके एक मिलेगा, और सेंटर से बीटा दूरी पे जाके एक और हमें मिलेगा, क्या, स्फेरिकल शेल। बहुत सही। अब समझे कि रेडियल नोड्स कैसे निकाले जाते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 0 1 2। ठीक, अब आइए जरा क्वेश्चंस करिए, फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा एडवांस में वो वाला क्वेश्चन आपसे हो पाएगा, ठीक है ना। आओ जरा ध्यान से, यहां पर आओ जरा ध्यान से, इधर आओ, है ना। ये चाहो तो प्रैक्टिस के लिए अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आ जाओ, 3 4 6 7 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप आराम से एडवांस वाले क्वेश्चन को, या कभी भी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्रैक कर सकते हो। देखो जरा ध्यान से, उसने हमसे बोला कि भैया फंक्शन ऐसा, हमने कहा ठीक है बहुत सही बात है। अब फंक्शन साइन ऑफ क्या है, r कॉमा थीटा कॉमा फाई इज इक्वल्स टू हमारे पास r इंटू ई की पावर माइनस आर इंटू कॉस थीटा। भैया ध्यान सुनो, कॉस थीटा कॉस की पावर 1 है, सर l कितना हो जाएगा 1। अरे l कैसे पता चलता है, कॉस और साइन की टोटल पावर से, है ना। उसके बाद अब आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स यहां पे कितने आएंगे। नंबर ऑफ रेडियल नोड को मैंने x से दिखाया था, सुन लो भैया ध्यान से, पहले ही बता रहा हूं x क्या था, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स था, है ना। कितने आएंगे, आएंगे ही नहीं, r की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चेक करो ना यार, e की पावर माइनस आर है, या तो तुम r टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो जो कि अलाउड है नहीं, और दूसरा r यहां मल्टीप्लाई में,
आर का लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आर की वैल्यू या तो 0 रख दो तब ये 0 हो जाएगा, अरे चेक करो ना यार, आर की वैल्यू 0 रख दो तब 0 हो जाएगा, या तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी रखो तब ये, दोनों अलाउड नहीं है भैया, तो आर की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है, आर की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि बच्चों नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने आ गए, 0 आ गए, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू 0 आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स का वैल्यू अगर 0 आ गया है तो तुम क्या मुझे एन की वैल्यू बता सकते हो, एल आ चुका है, कैसे, कॉस थीटा की पावर को देख के, ठीक है ना, क्या तुम मुझे एन की वैल्यू बता सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस सर, एक्स कितना हो गया, यानी कि नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो गए 0, प्लस एल कितना है 1 है, और प्लस 1, ठीक है ना, फॉर्मुला भी बना के दिखाया था, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1 से n की वैल्यू निकाली थी x प्लस एल प्लस 1, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, तो n की वैल्यू भैया 2 आ गई, चेक कर लो जरा ध्यान से, यानी कि n की वैल्यू आ गई 2, ठीक। तो इस क्वेश्चन में एक तो ये आया n की वैल्यू 2, ठीक, और ये l बराबर 1। अब मेरे को ये बताओ यार तुम कि अगर तुम्हें n 2 दिया हुआ है तो 2, L की वैल्यू 1 का मतलब हो गया यार p ऑर्बिटल, यानी कि बात किसकी कर रहा है, 2p की, ऑर्बिटल पहचानना है, सुन लो ऑर्बिटल पहचानना है। उसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें m पहचानना है कि भैया 2px होगा कि 2py होगा कि 2pz होगा, 2px होगा कि 2py होगा कि 2pz होगा, ठीक है ना, इसके लिए तुम्हें m की वैल्यू पहचाननी है। और m के लिए हम लोग क्या चेक करते थे, m के लिए हम लोग क्या चेक करते थे, m के लिए हम लोग फाई चेक करते थे, क्या फाई दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में फाई है ही नहीं है यार, यहाँ पे फाई वाला एंगल हमें दिया नहीं, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी, फाई इज नॉट प्रेजेंट, इसलिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, अगर फाई नहीं होता है तो m की वैल्यू होगी 0, और m की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो आप मुझे ये बताइए जरा ध्यान से जरा जाके कि m की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, 2px के लिए होती है, 2py या 2pz, तो जवाब है 2pz, नहीं पता है तो देख लीजिए, है ना, नहीं पता है तो देख लीजिए, 2pz है ना, 2pz के लिए m की वैल्यू 0 होती है, वैसे आपको इतना पता होगा 11th क्लास में, नहीं पता है तो भाई मेरे देख लो ना यार, क्या दिक्कत है यार, ये देखो pz के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ओके। इसके बाद तो यानी कि 2pz ऑर्बिटल की बात हमसे कर रहा है, ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, फंक्शन उसने हमें ऐसा दिया, सर कैसा दिया, देखिए साइन ऑफ r कॉमा थीटा कॉमा फाई इज इक्वल्स टू, हमें दिया उसने 1 माइनस r अपॉन ए नॉट और इनटू e की पावर माइनस r अपॉन 2a नॉट, अब ध्यान सुनिएगा भाई, इनटू में साइन थीटा और इनटू में कॉस फाई, सुन लो ध्यान से, साइन थीटा, थीटा की पावर 1 है, अरे साइन की पावर 1 है ना, साइन थीटा की पावर 1 है ना, साइन थीटा या कॉस थीटा की टोटल पावर से l निकालते हैं तो l की वैल्यू 1 आ गई, चेक कर लो, l की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, साइन थीटा की पावर 1 है, l की वैल्यू 1 आ गया, है ना। उसके बाद अगर देखोगे तो कॉस फाई का टर्म है, फाई का कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1, ठीक है ना, m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, यानी कि m की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है माइनस 1 भी हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद r की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं, अब यहां से x निकालो जरा, x क्या होता था हमारे पास n प्लस एल, सॉरी n क्या होता था हमारे पास x, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस l प्लस 1, तो n की वैल्यू निकालो जरा। अब यहां पर x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x क्या है, कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड आ रहे हैं, यानी कि r की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जिसपे फंक्शन रेडियल पार्ट का पार्ट हमारा 0 हो जाता है, तो चेक करो, रेडियल पार्ट तो इतना है जिसमें r आ रहे हैं, नहीं समझे यार, चेक करो ना भाई, ये रेडियल पार्ट है और एक सेकेंड, ये रेडियल पार्ट है और ये एंगुलर पार्ट है, चेक कर लो, है ना। तो ध्यान समझो, देखो अब आपको पता चल रहा है e की पावर में r है तो r टेंड्स टू भैया या तो इन्फिनिटी रख दो, तब ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, जो कि रखना नहीं है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे r का लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर हम लोग उठा के इसको 0 के इक्वल रख दें, सर किसको 1 माइनस r अपॉन ए नॉट अगर 0 हो जाए इतना पोर्शन, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा पूरा वेव फंक्शन, है ना। अब यहाँ से r की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो भाई अगर मैं सही हूं तो r बराबर ए नॉट हमारे पास आएगा, ठीक है ना, तो बस r की एक ही वैल्यू है ए नॉट, ठीक है, तो इसका मतलब r की अगर एक ही वैल्यू है स्टूडेंट्स, यानी कि x कितना हो गया 1 हो गया, ओके। तो यहां से अगर आप n निकालेंगे, r की एक ही वैल्यू, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ चलोगे तो एक ही स्फेरिकल शेल मिलेगा हमें जहां पर रेडियल नोड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि r की एक ही वैल्यू आई है, जितनी नंबर ऑफ r की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होती है, वही नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं, ठीक है ना। L प्लस L कितना है हमारे पास, निकाला था क्या L, हाँ L कितना था 1 था, साइन थीटा की पावर 1 थी ना, तो L भी हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, L भी हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, और प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, यानी कि हमें बात कर रहा है किसकी 3, उसके बाद L की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल है 3p, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप बात करेंगे, ध्यान से चेक करिए, यस, अब एक बात और बताना चाहता हूं जो कि आप टेबल से देखोगे। अब सवाल यहां पर यह आता है कि सर हम 3p से आंसर लिखें, 3px लिखें या 3py लिखें, है ना, तो सर क्या लिखें, उसके लिए आप ये देखिए, थोड़ा बहुत तो आपने मैथ्स पढ़ा होगा, अगर कहीं cos फाई लिखा हो, सुन लो, अगर कहीं cos लिखा हो
तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ऐसे याद कर लो, है ना। तो यहाँ कॉस, अब हमें cos फाई वाला देखना है टर्म, है ना, तो हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल यानी कि 3px वाले को, ये इस तरह हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस के लॉन्ग, कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है, x एक्सिस के साथ होता है ना, तो ये वाला यानी कि आंसर आ गया। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3px, है ना। अब सुनो मेरी बात को, अगर क्वेश्चन यहीं पर ऐसा होता, सब कुछ सेम होता, 1 माइनस आर अपॉन ए नॉट, है ना, इंटू में e की पावर माइनस आर अपॉन 2a नॉट, इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस फाई की जगह अगर साइन फाई हो जाता, मान लो साइन फाई हो जाता, तो फाई का कोफिशिएंट 1 है, तो m की वैल्यू तो प्लस माइनस 1 आती, लेकिन अब साइन फाई किसको रिप्रेजेंट करता, पता है किसको रिप्रेजेंट करता, 3p। अब 3px को लेते या 3py को लेते, तो जवाब भाई m की वैल्यू अगर 0 हो जाती, m की वैल्यू अगर 0 हो जाती, तब तो आंसर क्या जाता हमारे पास, m की वैल्यू 0 तो वो pz हो जाता है वो तो, है ना। लेकिन x और y कैसे सिलेक्ट करें, अगर cos फाई प्रेजेंट है, लिख लो भैया कहीं पर, अगर cos फाई प्रेजेंट है तो वो px को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर sin फाई प्रेजेंट है तो वो py को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब हम लोग 3py आंसर देते अगर sin फाई लिखा होता, बात समझो, ठीक है ना। ओके, अब आगे आइए, ध्यान से सुनिए, अब आगे आइए, है ना, समझे। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3px आ गया, फाइनल आंसर कितना आया, 3px। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मैं आपको टेबल में भी दिखा सकता हूं ऐसा क्या है, टेबल में भी आप आ जाइए, जो टेबल मैंने आपको दी, ये देखिए जरा ध्यान से, जब भी आपके पास px की बात होगी तो साइन थीटा के साथ cos फाई लगा होगा, cos फाई लगा होगा, और py की बात होगी तो यहां कुछ भी हो, साइन कुछ भी हो, बट यहां साइन फाई होगा, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप संभाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये सारे क्वेश्चन हो जाएं, इसके बाद जो है अब एडवांस का क्वेश्चन है भाई, फ्री में थोड़ी ना मिलेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। इधर आइए, अब देखिए जरा ध्यान से, ये फंक्शन उसने हमें दिया, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है इस बार फाई ऑफ आर कॉमा थीटा कॉमा फाई, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस ऑफ 2 फाई। अब जरा ध्यान सुनो, साइन स्क्वायर है, एल की वैल्यू हो गई 2 क्योंकि साइन की पावर टोटल हो गई 2, और कॉस, अब देखो फाई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यानी कि एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2, बात समझे ना, बात समझे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, देखिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां पर आप ये बताइए आर की क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो या तो आर को इन्फिनिटी रख दो तब ये 0 हो जाएगा, और या तो यहां पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आर का स्क्वायर है, तो या तो आर की वैल्यू आप 0 रख दो, तभी तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 कर देगा, तो आर की ये दोनों वैल्यू तो अलाउड ही नहीं होती, क्योंकि इन्हीं दोनों वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा है 0, ये दोनों अलाउड है नहीं, यानी कि आर का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जिसपे हमारा जो रेडियल पार्ट है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है सर कि x की कोई वैल्यू, x क्या है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आ गए, 0 है ही नहीं, तो n अगर निकालोगे तो हो जाता था x प्लस एल प्लस 1, तो अगर आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, x हो गया हमारे पास 0, l कितना हो गया 2 1, तो यहां से आंसर आ गया 3, है ना। अब सुनो, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू हो गई 3, तो n को निकालना सीखो। उसके बाद अगर आप देखोगे l इज इक्वल टू 2 के लिए कौन सा ऑर्बिटल होता था, d, तो यहां पे हो गया d। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, जब cos 2 फाई लगा रहता है ना, वैसे तो ऑर्बिटल एग्जैक्टली पहचानने के लिए नहीं आता, बट फिर भी आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अब इस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है तो अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, cos 2 फाई जब भी लगाओ, है ना, cos 2 फाई को मैं ऐसे करके याद करता हूं, देखो जरा ध्यान से, cos 2 फाई का फॉर्मूला आपको मैथमेटिक्स में पता होगा, क्या होता है, अरे cos 2 थीटा का cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, है ना, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, cos स्क्वायर फाई, cos फाई का रिलेशन किससे होता था, x से, तो x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का रिलेशन y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देख रहे हो, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, टेबल में जाके देख सकते हो, आ जाओ टेबल में भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अगर हमारे पास, कहाँ गया, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा के साथ cos 2 फाई वाला फंक्शन होता है, तो ऑर्बिटल कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला होता है, और हमने 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि n की वैल्यू 3 आ गई थी, ठीक है ना, समझे। तो ऐसे करके हम लोग ऑर्बिटल पहचानते हैं, ठीक है, अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो। अगला सवाल आ जाइए, तो अगला सवाल में अगर आप आएंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो फंक्शन कुछ इस तरीके से, फाई ऑफ आर कॉमा थीटा कॉमा फाई इज इक्वल्स, तो फाई कह रहा हूँ, साइन साइन, और 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट, और इनटू में 1 माइनस आर अपॉन 2a0, और भैया आगे भी कुछ लिखा हुआ है क्या, e की पावर माइनस आर अपॉन 3a0। सुनो ध्यान से, यहाँ साफ सीधी बात, या तो r की वैल्यू क्या रख दो, इन्फिनिटी, जो कि अलाउड है नहीं, ठीक है, या तो ये वाला जो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि r की पावर 1 है तो लीनियर है, और r की पावर 1 है तो लीनियर है, तो दोनों लीनियर पॉलिनोमियल को हम एक एक बार 0 रख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट को आप एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, तो यहां से जो r की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से r इज इक्वल्स टू 2a0 आएगा, एंड उसके बाद अगर आप 1 माइनस आर अपॉन 2a0 को अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a0, यानी कि हम न्यूक्लियस से कहां चलेंगे, एक सेकेंड,
कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या यार मैं? चेक करना जरा। अजीब सा फंक्शन है, अजीब सा फंक्शन है, चलो कोई बात नहीं। इसको उधर भेजोगे तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 2a0, इसको उधर, ठीक है, अजीब सा फंक्शन, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना, क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट जो आंसर आ रहा है वो सही है ना, r की दो वैल्यूज आ रही, दोनों सेम आ रही, तो हम क्या करें, है ना, एक लीनियर पॉलिनोमियल ये, एक ये, है ना, r की दो वैल्यूज आ रही हैं तो हमारा रूल वही चलेगा, परेशान मत होइए, है ना। बहुत अच्छा फंक्शन था नहीं, अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये इस तरीके से, या छोड़ो यार, है ना, छोड़ो, सुनो, ऐसे रहने दो आप, है ना, समझ गए, आर के दो वैल्यूज आ रहे हैं ना, दोनों सेम है, तो क्या हुआ, आर के आ तो दो वैल्यूज है ना, तो एक्स की वैल्यू होगी 2, ठीक, तो n इज इक्वल्स टू आप क्या निकालोगे, x प्लस एल प्लस 1, है ना, आर के दोनों सेम आ गए, हम दोनों काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x कितना है 2, यानी कि 2 रेडियल नोड्स मिलेंगे, और दोनों के दोनों हमें कहाँ मिलेंगे, r इज इक्वल्स टू 2a नोट पे हमें मिलेगा, ठीक है ना, ओके, प्लस हमें तो क्वेश्चन करना है ना, l इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, l यहां से कैसे पहचानोगे, अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो l की वैल्यू 0, क्योंकि कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म नहीं है, नो साइन थीटा एंड नो कॉस थीटा, कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म है नहीं, तो एल की वैल्यू हम लोग कितनी ले लेंगे 0, ठीक है, तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इस क्वेश्चन में हो जाएगी 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो एल की वैल्यू हो गई 0 और +1, तो 2 + 1 3, तो एन की वैल्यू हो गई 3, यानी कि हमारे पास एन की वैल्यू हो गई 3, यानी कि ये कौन से ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लिखा है, तो 3, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एल बराबर 0 कब होता है, एस ऑर्बिटल के लिए होता है, यानी कि 3s हो गया, और 3s तो 3 ही s होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है 3sx 3xy 3y, तो ये देखिए ऑर्बिटल हो गया 3s, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, अब अगर आप देखोगे तो ये cos थीटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, अच्छा एक चीज और, m की वैल्यू नहीं निकाली थी, इसलिए नहीं निकाली थी बिकॉज यहाँ पे कोई भी फाई का टर्म नहीं था, तो m बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए इस ऑर्बिटल के लिए m बराबर 0। अब आइए यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए cos थीटा लिखा हुआ है जिसकी पावर कितनी है 1 है स्टूडेंट्स, है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो L हो जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे फाई का कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है, फाई का कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं, इसलिए m बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 0, और अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए r स्क्वायर है, यानी कि r की वैल्यू या तो 0 रख दो, और e की पावर -r है, r की वैल्यू इन्फिनिटी, दोनों अलाउड नहीं है, यानी कि r या तो भाई 0 रख दो तब हमारा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, या तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी रख दो इन्फिनिटी, तब वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, तो दोनों अलाउड है नहीं भैया, इसका मतलब x का मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आ गए हमारे पास 0 आ गए, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस l प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आ रहे हैं 0, प्लस l की वैल्यू हो रही है हमारे पास कितनी 1, और हमारे पास 1, तो n की वैल्यू होगी हमारे पास 2, तो n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 और l की वैल्यू हो गई 1, यानी कि 2p की बात कर रहा है, और फिर से चेक कर लो m बराबर 0 है, तो m बराबर 0 पे क्या होता था, pz होता था, यानी कि 2pz ऑर्बिटल की बात हमसे कर रहा है, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई इस क्वेश्चन में फटाफट आओ, है ना, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें जल्दी से तो फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ r कॉमा थीटा कॉमा फाई इज इक्वल्स टू हमारे पास इन द ब्रैकेट 1 माइनस r अपॉन a नॉट, और इनटू में r इंटू e की पावर माइनस r अपॉन a नॉट इंटू कॉस थीटा, अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो कॉस थीटा की पावर 1 है, L हमारे पास कितना आ गया है 1 आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये वाला भाई या तो ये वाले r को आप 0 रख दो जो कि अलाउड है नहीं, है ना, जो कि अलाउड है नहीं, r बराबर 0 अलाउड नहीं, और e की पावर में माइनस इन्फिनिटी या तो रख दो, मतलब r की वैल्यू इन्फिनिटी, ये दोनों अलाउड है नहीं, तो बचा क्या, ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल बचा, इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी कि 1 माइनस r अपॉन a नॉट को 0 के इक्वल अगर करते हैं, तो r की वैल्यू यहां से निकल के a नॉट अगर आती है स्टूडेंट्स, तो r की एक ही ऐसी वैल्यू है जहां पर हमें रेडियल नोड मिलेगा, यानी कि स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई हमारे पास, ठीक है, और अगर आप n निकालेंगे तो x प्लस l प्लस 1, और l हम लोग पहचान चुके हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू हो गई कितनी 1, और प्लस l की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है 1 और प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 3, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3, और l बराबर 1 के लिए ऑर्बिटल हो जाएगा आपका p, और स्टूडेंट्स अगर आप m की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स तो m की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि कोई भी फाई का टर्म प्रेजेंट नहीं है भैया, चेक कर लो इसका मतलब, और अगर फाई m बराबर 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाता है, pz हो जाता है, ठीक है ना, तो देख लीजिए आंसर इज 3pz ऑर्बिटल को, ये वेव फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3pz ऑर्बिटल को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए, ठीक है ना, अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है, अब आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 0, मतलब कोई भी नंबर ऑफ रेडियल रोड्स आपको मिलेंगे नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पे r स्क्वायर है, या तो r बराबर 0 रखो, या तो r बराबर 0 रखो, और e की पावर माइनस r है, या तो r बराबर इन्फिनिटी, दोनों ही अलाउड है नहीं, यानी कि r की कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल ही नहीं कि ये फंक्शन क्या हो जाए हमारे पास, मतलब इसका रेडियल पार्ट कितना हो जाए 0, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया है x बराबर 0 हो गया। l अगर आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स तो l यहां से आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 cos स्क्वायर थीटा, cos की पावर कितनी है 2 है ना, तो
कॉस की पावर 2 है, यानी कि एल की वैल्यू 2 आ गई है ना, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास। अगर आप देखेंगे तो एन अगर आप निकालेंगे तो एन आ जाएगा हमारे पास कितना, एक्स प्लस एल प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा x कितना 0, l कितना 2 प्लस 1, यानी कि आ गया 3, आंसर आ गया 3, और l की वैल्यू 2 है तो भैया d ऑर्बिटल है, यस सर, तो 3d हो गया। आप 3d में कौन सा वाला है ये पहचानना है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर आप देखें तो फाई का कोई टर्म प्रेजेंट है नहीं, तो m बराबर आ जाएगा 0। सुन लो, मैंने बहुत एडवांस लेवल पे सारी चीजें करा दी आपको, ऐसा नहीं कि हर एक चीज ही आपको पहचाननी, अगर आपको पहचाननी भैया ये वाला टेबल देख लेना, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ना पीछे वीडियो बैक करके, है ना। तो आपको इतने कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाते, लेकिन मैं आपको तैयार कर रहा हूं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि आप फटाफट सब कुछ पहचान जाएं। देखिए डी जेड स्क्वायर में फंक्शन क्या होता है, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, एल की वैल्यू 2 होती है, m बराबर 0 होता है, यही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, ठीक है। ये ऐसा, तो भैया अब हमने क्वेश्चन लगभग मेरे ख्याल से सारे के सारे हमने क्रैक कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस। कहाँ गया हमारे पास, अरे कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, एक सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, हाँ ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अब सुनो, अब इतना पता होने के बाद कुछ और भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, चीजें नहीं पता होंगी, इसलिए चीजें नहीं हो रही। आइए बताते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अब सुनो भाई ध्यान से, पता है 1s ऑर्बिटल का और 2s ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, मतलब याद नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली, उसमें कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वेव फंक्शन फॉर मतलब रेडियल पार्ट ऑफ 1s, ठीक है भाई, एंगुलर पार्ट तो होगा नहीं, एस ऑर्बिटल में एंगुलर पार्ट तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि कोई भी एंगुलर नोड हमें एस ऑर्बिटल में मिलेंगे नहीं, है ना, मतलब 1s में हमें कोई एंगुलर पार्ट तो मिलेगा नहीं, और 2s में भी हमें कोई एंगुलर पार्ट तो मिलेगा नहीं, है ना। तो देख लो जरा ध्यान से, ओनली रेडियल पार्ट है ये, देखिए इस तरीके से, और ओनली रेडियल पार्ट है, तो कुछ नहीं करना है भैया आपको, बस एक बार एक काम कर लेना मेरे साथ, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द रेडियल पार्ट ऑफ 1s ऑर्बिटल, तो इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ आर फॉर 1s ऑर्बिटल इज गिवन बाय कितना हो गया, 1 अपॉन रूट ओवर पाई ए नॉट का क्यूब, है ना, और इनटू ई की पावर माइनस आर अपॉन में ए नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब सुनो, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, अगर हम इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, सबको पता होगा, नहीं पता तो लिखो, अगर हम, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, दिस इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर आप वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपको क्या निकल के आता था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकल के आता था, कॉपी उठा के देख लीजिए नोट्स में, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलता था, ध्यान सुनिए, तो आपको क्या मिलता था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलता था। कहने का मतलब है भैया इसका भी स्क्वायर करो इधर लेफ्ट हैंड साइड, और इसका भी स्क्वायर करो, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो होगा क्या, आपको दिखाऊं, ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन पाई ए नॉट का क्यूब, है ना, और इनटू में ई की पावर ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2r अपॉन में ए नॉट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब ये क्या निकाला हमने, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको हम साइन स्क्वायर से दिखाते हैं, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे अगर कभी निकालनी हो, न्यूक्लियस के पास r बराबर कितना होता है, 0, अरे नहीं समझा क्या, अरे समझो ना, ये कोई इस तरीके से कोई ऑर्बिटल है यार, या कोई इस तरीके से कोई एटम है मान लो, है ना, इस तरीके से कोई एटम, तो भाई यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं आर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो भैया न्यूक्लियस पे आर कितना होगा, 0 होगा, है ना, न्यूक्लियस पे आर कितना होगा, 0 होगा। तो अगर हम इसमें आर बराबर 0 रख दें, अगर हम इसमें आर बराबर 0 रख देते हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहां बताएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें कहां बताएगा, न्यूक्लियस के पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें कहां बताएगा, न्यूक्लियस के पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूक्लियस के पास बताएगा। तो आर बराबर 0 रखो भाई इसमें, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, ये देखो हम निकाल रहे हैं साइन 1s ऑफ आर, है ना, स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू 0 रखो तो ई की पावर 0 हो जाएगा, बोलो हाँ इतना तो पता होगा, तो आंसर चुपचाप, अरे यार ये ई की पावर 2 इंटू 0, यार ई की पावर 0 भाई 1 हो जाएगा यार, इसको हटा दो, 1 हो जाएगा ये, है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन पाई ए नॉट का क्यूब, मतलब समझो हमने क्या निकाला, हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहां निकाली, 1s ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के पास एक बार निकाली, और एक बार 2s ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के पास निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे, 2s का वेव फंक्शन, ये फिर याद कर लीजिए, क्या याद करना है बता रहा हूं, रुक जाओ, वेव फंक्शन मत याद करने लगना, है ना, पता है वो तो मैं दिखा रहा हूं ताकि तुम सेटिस्फाई हो जाओ। ये देखो 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन इस तरीके से हमारे पास होता है, इस तरीके से होता है, कुछ मत करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, करो 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 करो, तो आपको क्या आ जाएगा, ये देखिए 2s, ये ऐसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे अगर आप, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ध्यान सुनो, देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इनटू में रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई ए नॉट का क्यूब, और इनटू में अब सुनो इसका भी तो स्क्वायर होगा, यानी कि 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट
का स्क्वायर, और यार इसका भी तो स्क्वायर होगा, यानी कि क्या था हमारे पास, e की पावर क्या था -r अपॉन में 2a0, और इसका स्क्वायर जब किया होगा तुमने तो पावर मल्टीप्लाई हो गई होगी, यानी कि इसमें एक और 2 लग जाएगा, है ना, इसमें एक और 2 इस तरीके से लग जाएगा। बस अब ये क्या करा हमने, ये क्या करा हमने, ये हमने क्या करा, ये हमने साइन का स्क्वायर कर दिया। अरे कहाँ गया, और साइन का स्क्वायर करने से, अरे भैया कहाँ गया, एक सेकेंड, साइन का स्क्वायर करने से क्या मिलेगा हमें, साइन का स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वेव फंक्शन का स्क्वायर करोगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना आ रहा है भैया, चेक करो, कब, न्यूक्लियस के पास निकालना है, तो एट न्यूक्लियस के पास अगर निकालोगे 2s के लिए तो आ जाएगा r बराबर 0 रखने से कितना आ जाएगा, r बराबर 0 रखोगे तो ये भैया पूरा हमारे पास r बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2, चेक करो ना यार, ये खत्म हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है, तो यहाँ बचेगा केवल 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/16 इंटू 2 पाई और a0 का क्यूब इंटू में 4, और e की पावर r की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा 1 हो गया होगा, उसको छोड़ो, 4 1 4 और 4 4 जा 4 2 जा 8, तो आंसर आएगा 1/8 पाई a0 क्यूब। सर आप क्या दिखाना चाहते थे, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि 2s ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस इतनी आती है, और 1s के लिए कितनी आती है, 1s के लिए कितनी आती है, 1s के लिए कितनी आती है, 1/πa0 क्यूब आती है। तो ये भैया टेबल बनाओ, याद कर लो, याद करो, नोट करो, याद करो, क्या, जो कि आपको बहुत सारे बच्चों को पहले भी पता होगा, बट आप इसको याद करो, क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस मैक्सिमम किसके लिए होती, 1s के लिए, हमेशा 1s के लिए मैक्सिमम होती है, याद करिए, याद रख लीजिए, है ना, और 1s से कम 2s के लिए होती है। अब आप चेक कर लो ना, 1/πa0 का क्यूब बड़ा है या 1/8πa0 का क्यूब बड़ा है, कौन बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा, इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, चेक कर लो, ठीक है, तो हमारे पास 1s का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग सॉरी, ये नोट करो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, 1s के लिए, और फिर उससे कम होगा 2s के लिए, और उसके बाद होता है 3s के लिए। अब 3s के लिए निकाल के नहीं दिखा, बट ये ऑर्डर आप याद रख लीजिए। तो अगर कभी भी आपसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस पूछेगा तो 1s की मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। उसके बाद d और f की आपको पता है 0 होती, नहीं पता है तो नोट कर लो, 2p के लिए भी 0 होती, नोट करो नोट करो नोट करो। अब ये नॉलेज हमें इतना हो गया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, और कोई नॉलेज नहीं। अब कूद पड़ो अपने सवाल में, ठीक है ना, अब कूद पड़ो अपने सवाल में, ठीक है ना, आ जाओ, ठीक है, आओ सवाल में। सवाल क्या दिया था, इधर आइए जरा सवाल क्या दिया था स्टूडेंट्स, देख लीजिए, है ना, देख लो पढ़ लो, आराम से सवाल पढ़ लो। हाँ सवाल पढ़ लिया, अब देखो जरा, आओ, अब सुनो, ये 1s ऑर्बिटल है, ये इसका वेव फंक्शन दिया, जरा बताना इस वेव फंक्शन से आप पहचान सकते हो कौन से ऑर्बिटल का, क्योंकि रेडियल पार्ट दिया हुआ है हमें बस, क्योंकि देखो ना ZR ऐसा कुछ लिखा हुआ है अपॉन में A0 आपका, आपको पता ही है क्या होता है, A0 बोर रेडियस होता है वगैरह वगैरह, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को, इस रेडियल पोर्शन को देख के, क्योंकि एंगुलर पोर्शन तो है नहीं इसमें, cos थीटा cos फाई ऐसा कुछ तो है नहीं, अब इसको देख के क्या आप बता सकते हो कि ये कौन से ऑर्बिटल का डायग्राम है, बताइए। तो देखो मतलब वेव फंक्शन है, ये कौन से ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, तो बता सकते हो कैसे, ध्यान समझो। देखो अब आप मुझे ये बताइए जरा कि यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, तो जवाब है L की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा है नहीं। हम उसके बाद अगर आप देखेंगे तो R की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिसको इसमें रख दें और ये वेव फंक्शन 0 हो जाए, तो ऐसी कोई भी वैल्यू है ही नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये e की पावर में भैया, e की पावर में -ZR अपॉन में A0 है, यानी कि R की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी तब तो ये 0 होगा, जो कि अलाउड है नहीं। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, x का मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो गए हमारे पास, 0, और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स किसमें 0 होते हैं, अभी रुक जाओ ठीक है ना, सुनो, अब n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालो, n इज इक्वल टू x प्लस l प्लस 1, ठीक, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास x कितना है 0, प्लस l कितना है 0 और प्लस 1, तो भैया n की वैल्यू आ गई कितनी 1, तो 1, ठीक है ना, तो 1 करेक्ट। और सुनो l की वैल्यू अगर 0 तो s ऑर्बिटल है, यानी कि ये 1s ऑर्बिटल है, चेक कर लो, अरे लिखते जाओ कॉपी में लिखते जाओ, क्योंकि मैं हटा दूंगा, है ना। तो ये 1s ऑर्बिटल है, कहने का मतलब क्या है सर, ये किसका वेव फंक्शन है, ये 1s का है, तो भाई ये इससे मैच करेगा। चलो देख लेते हैं क्या क्या मैच कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये बताइए कि यहां पर मेरी बात को ध्यान सुनो, यहां पर देखो x की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कोई भी रेडियल पार्ट हमें मिल नहीं रहा है, सॉरी रेडियल नोड हमें कोई भी मिल नहीं रहा है ना। रेडियल नोड का मतलब होता है जहां पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, मतलब रेडियल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाए 0। अब देखो इन्होंने ग्राफ दिया है, ठीक है, किसके वजह से किसके ग्राफ है, यहां पर साइन ऑफ r लिखा और यहां r अपॉन A0। अब बच्चे बोलेंगे सर हमने तो केवल यहां पे r पढ़ा था, जी हाँ, अरे r अपॉन A0 कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया यार, A0 तो कांस्टेंट है ना, तुम्हें क्या मतलब है कांस्टेंट से यार, अगर मैं r के नीचे 1 कर दूं तो क्या ही दिक्कत है तुम्हें, है ना। अब ध्यान से सुनो, यहां पर आओ जरा, ये बताओ क्या आप, हाँ 1s ऑर्बिटल का ये वेव फंक्शन है, पहचान गए,
1s ऑर्बिटल के लिए x की वैल्यू तो 0 आ रही है, यानी कि नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 है, यानी कि r की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, r की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जहां पे वेव फंक्शन 0 हो जाए, यानी कि r/a0 की भी कोई ऐसी वैल्यू होएगी नहीं जहां वेव फंक्शन 0 हो जाए। तो ये देखो, ये लोग वेव फंक्शन को 0 कर रहे हैं कहां पर, r ये वाली, r की ये वाली वैल्यू पे, या r/a0 की ये वाली वैल्यू पे वेव फंक्शन कितना हो रहा है, 0। ठीक है ना, बात समझा? अरे ग्राफ नहीं पढ़ना आता भाई, चेक करो ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 और p से कभी मैच हो नहीं सकता है, समझ रहे हो बात को? तो 1 1 p कभी हो नहीं सकता, समझो जरा ध्यान से। 1 1 के साथ मैच हो सकता है, लेकिन ये मैं यहां लगा दे रहा हूं नो, आंसर है नो, मतलब समझ रहे हो? सेकंड p के साथ, सॉरी फर्स्ट कभी p के साथ मैच नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद 1s ऑर्बिटल के लिए अगर आप जाके देखेंगे तो स्टूडेंट्स 1s ऑर्बिटल के लिए देख लीजिए ध्यान से, अभी मैंने आपको दिखाया था, हालांकि आपको इलेक्ट्रो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन अभी मैंने आपको दिखाया था, रुक जाओ इधर आओ जरा, दोनों बातें बता दी थी ना। ये देखो, चाहे आप 1s के लिए जाइए, ठीक है, चाहे आप 1s के लिए जाइए, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मैं पीडी से दिखा दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके लिए, फॉर 1s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, a0 का क्यूब, चेक कर लो। ठीक है, और चाहे आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 2s ऑर्बिटल करिए, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है a0 का क्यूब, चेक कर लो। ठीक है, और मैक्सिमम किसके लिए होता है, 1s के लिए होता है। ठीक, मैक्सिमम किसके लिए होता है, 1s के लिए होता है। तो आइए ये देखिए, देखिए हाँ, तो क्या 1 1 और q मैच कर सकता है, मेरे ख्याल से कर सकता है, क्योंकि 1s के लिए भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यूब। तो करा देते हैं, देख लेते हैं, है ना, करा देते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, क्या 1 1 के साथ जाके, अरे मैं कहाँ लिखूं यार, मैं कहीं लिख लूं क्या इसको, मैं कहीं लिख लूं क्या, देखो क्या क्या पॉसिबल है वो बता दे रहा हूं, है ना। कहाँ लिखूं भाई, ये भी तो समस्या, भाई बताओ कहाँ लिखूं, इधर लिख दूं, संभाल लोगे? देखो 1 1 1 और q मैच हो सकते हैं, 1 के साथ 1, समझ रहे हो ना, 1 ये वाले कॉलम से, मतलब फर्स्ट वाला लेंगे, अरे यार ऐसे, यहां पे जो जो सही हो सकता है वो मैं लिख रहा हूं, ये फर्स्ट मैच कर सकता है किसके साथ, फर्स्ट के साथ, और जो संभावना बन रही है ये मैच कर सकता है किसके साथ, क्यू के साथ भी, क्योंकि 1s के लिए आपको मैंने दिखा दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 का क्यू। तो ये एक तो संभावना बन सकती है, ये हो सकता है ऐसा, फर्स्ट फर्स्ट क्यू। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स 2s, अच्छा एक ये भी हमारे पास फंक्शन दिया, जरा बताना जरा इसके लिए कि कौन से ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, cos की पावर 1 है, l की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो l की वैल्यू होगी कितनी हमारे पास 1। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास देखो भाई यहाँ पे r लिखा हुआ है, या तो r की वैल्यू 0 पुट करो, या तो e की पावर में r लिखा है, या तो r की वैल्यू इन्फिनिटी, दोनों ही अलाउड नहीं, यानी कि फिर से x की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि r की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसपे ये फंक्शन कितना हो जाए 0, यानी कि x की वैल्यू होगी 0। x अगर 0 हो गया तो n कितना आ जाएगा हमारे पास, n आ जाएगा यहाँ पे 2, चेक कर लो n कितना आएगा यहाँ पे 2। भाई कैसे करूं, मेरे पास जगह भी तो नहीं है भाई, एडजस्ट कर लेना प्लीज। n इज इक्वल टू x प्लस l प्लस 1, x कितना है 0, तो 0 प्लस l कितना है 1 और प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 2 और l की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू 1 का मतलब p ऑर्बिटल है, और 2 n की वैल्यू 2 यानी कि 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये 2p ऑर्बिटल, और m की वैल्यू कितनी आ रही है, m का मतलब फाई का कोई टर्म है नहीं, यानी कि 0, m की वैल्यू 0, फाई भाई फाई वाला कोई टर्म नहीं है ना, m की वैल्यू होगी 0, m की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, pz के लिए, तो 2pz, चेक कर लो। तो यानी कि ये जो वेव फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, ये थर्ड का ही दिया, यानी कि थर्ड मैच करेगा थर्ड के साथ। ठीक है ना, लिख लेता हूं, फिर देखते हैं ना क्या होता है। थर्ड मैच कर रहा है किसके साथ, थर्ड के साथ, ये थर्ड का 2pz का वेव फंक्शन है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, ये 2pz का ही वेव फंक्शन है, ये इस तरीके से। ठीक है, वेव फंक्शन निकालना सीखा, ठीक है ना, फाई का कोई टर्म था नहीं, इसलिए m बराबर 0। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब एक बात और जो मुझे अभी समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि 1s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस होता है, पढ़ लो ध्यान से, 2s के लिए थोड़ा ना होता है, 1s के लिए होता है। यानी कि एक और पता चल रहा है कि 1 1 और r मैच कर सकता है। ठीक है ना, 1 1 और r मैच कर सकता है ना, एक तो ये पता चल रहा है। अब थर्ड 2pz, ठीक है देख लेते हैं। अब देखो 2pz के लिए कभी r से तो मैच करेगा नहीं,
और कभी 2pz जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस 0 होती है, इससे मैच नहीं करेगा, समझ रहे हो ना भाई। 2pz, अरे यार चेक करो ना, pz के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस में मैक्सिमम थोड़ा ना होती है, तो 0 होती है ना। ये देखिए कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई, आजा। ये देखो 2p के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है ना, तो मैक्सिमम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट क्यूब से कभी मैच करेगा नहीं, पी वाला 2pz वाला जो आंसर आया है ना। ठीक है, अब सुनो इधर आओ, अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं, क्या 2pz ऑर्बिटल हमारा मतलब थर्ड वाला क्या फोर्थ से मैच कर सकता है, थोड़ा सा ये समझ लो जरा, थर्ड वाला क्या फोर्थ से मैच कर सकता है, ठीक है ना, ध्यान सुनो। 2pz ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन क्या होता है, 2pz ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन क्या होता है, 2pz ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन क्या होता है, ये देखिए जरा, ये देखिए 2pz के लिए xy प्लेन इज द नोडल प्लेन, है ना, 2pz के लिए xy प्लेन इज द नोडल प्लेन, ठीक है ना, तो 2pz के लिए कहाँ गया, xy प्लेन इज द नोडल प्लेन, है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये भी इससे मैच कर सकता है, यानी कि थर्ड और फोर्थ भी जा सकते हैं साथ में, थर्ड के साथ जा सकता है, थर्ड फोर्थ के साथ जा सकता है ना। तो लिख लेते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। थर्ड हमारे पास किसके साथ जा सकता है, हमारे पास फोर्थ के साथ जा सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, हम लोग बात करते हैं जो मुझे अभी तक लग रहा है, अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 2s हमारा मैच कर सकता है किसके साथ, सेकंड के साथ, पता है क्यों, और देखो सेकंड क्योंकि 2s में हमारे पास नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे, 1, चेक कर लो भाई। 2s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला क्या होता है, x का मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू n कितना है, n कितना है 2s के लिए, s के सामने क्या लिखा है 2, n की वैल्यू की 2, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1 ही तो हो जाएगा, तो 1 रेडियल नोड का मतलब r की एक ही वैल्यू ऐसी है जब इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन 0 हो जाता है। तो ये देखिए ये गया और इलेक्ट्रॉन r की एक ही वैल्यू है जिसपे इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन 0 हो गया, यानी कि अब हमें ये भी पता चल जा रहा है, भाई जो पता चल रहा है लिखते जाओ, यानी कि 2 के साथ मैच कर सकता है और साथ में p के साथ भी मैच कर सकता है ना। तो लिख लो जो पता चल रहा है लिख लो, है ना। कहाँ पे लिखूं, अब इसके आगे थर्ड वाला तो आया नहीं, इन दोनों का नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये तो पता चल जा रहा है ना हमें, कहाँ पे लिखूं, थर्ड हमारा थर्ड के साथ मैच कर सकता है और थर्ड और पी के साथ मैच कर सकता है, थर्ड पी भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है, ओके। बस अब मेरे ख्याल से हमें क्वेश्चन करना चाहिए, हमें अब देखना चाहिए क्या क्या इन्होंने पूछा हुआ है, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। आइए, अगर आप देखोगे कह रहा फॉर द गिवन ऑर्बिटल कॉलम 1 द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, आइए जरा देखते हैं, देखिए आइए जरा देखते हैं, फोर्थ आर क्या हो सकता है, फोर्थ आर, एक सेकंड भाई, फोर्थ आर क्या हो सकता है, फोर्थ तो यार कभी मैच कर सकता है क्या, चेक करें, फोर्थ के, अबे भैया कभी भी नहीं, क्या ही बात कर दी, फोर्थ के साथ कभी हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि 3dz² ऑर्बिटल के लिए तो कोनिकल सरफेस होता है ना नोडल प्लेन वाला, है ना, xy प्लेन थोड़ी ना होता है यार, ये इसके साथ कभी मैच ही नहीं कर सकता है, ये इसके साथ कभी फोर्थ के साथ कभी मैच ही नहीं कर सकता है, चेक कर लो। 3dz² के लिए हमारे पास जो नोडल प्लेन होता है कोनिकल होता है ना भाई, ये देखो ना 2 प्लेन होते हैं कोन में, ये इस तरीके से ये होता है ना, xy प्लेन थोड़ी ना होता है ना, तो यहां से ये पकड़ में आ गया, ठीक है। कहने का मतलब भैया तुम तो बिल्कुल गलत हो, आगे तो चेक ही नहीं करना है, 4 से मैच कर नहीं सकता, तुम गए, ठीक है। अब सेकंड से कर सकता है और पी से कर सकता है, देखते हैं जरा, सेकंड से तो मैच कर रहा है ना, और पी से मैच कर रहा है क्या, सेकंड से तो मैच कर रहा है और पी से मैच कर रहा है क्या, यस, हाँ यार सही तो है, सेकंड से मैच कर रहा है 1 रेडियल नोड, और ये पी से भी मैच कर रहा है ना, सेकंड पी हमारे पास सही है, सेकंड पी हमारे पास, ये यार मुझे सही लग रहा है। उसके बाद थर्ड और पी से मैच कर रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, है ना, थर्ड से क्या मैच कर रहा है, हाँ थर्ड से मैच तो कर रहा था, क्योंकि 2pz का हमारे पास जो वेव फंक्शन था यही था, ठीक है ना, थर्ड और क्या था देख लेते हैं, थर्ड और पी, थर्ड पी, देखो थर्ड के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि इस ये वेव फंक्शन 2pz का ही थर्ड, अब पी से थोड़ी ना मैच कर रहा है यार, चेक कर लो ना भाई, चेक कर लो ना भाई, 2pz का ग्राफ थोड़ी ना है ये तो किसका है 2s का है, यानी कि 3p जो बोला इसने गलत कर दिया, 3p जो बोला इसने ये क्या कर दिया, गलत कर दिया। उसके बाद 1 का सेकंड के साथ मैच कर रहा है क्या, कभी 1 का सेकंड के साथ क्या मैच कर रहा है, देख लेते हैं, 1 का सेकंड के साथ, है ना, 1s ऑर्बिटल, भैया इन दोनों को मैच अगर करा दोगे तो गलती कर दोगे आप, 1s ऑर्बिटल में क्या 1 रेडियल नोड होते हैं, 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड ही नहीं होता है, 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड होता ही नहीं है ना, 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड होता ही नहीं है, ठीक है, x की वैल्यू रेडियल नोड होता ही नहीं है, 1s का डायग्राम भी दिखाया था, 1s में कहाँ रेडियल नोड होता है यार, गए तुम भी गए,
ठीक है ना, तुम भी गए, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 32 मतलब इसी का पार्ट है, हीलियम आयन का मतलब हो गया हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए चल रहा है, कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है ये बताओ। तो देखो जरा, सेकंड क्यू हो सकता है क्या, आइए देखते हैं सेकंड क्यू हो सकता है क्या, ध्यान से चेक करिए। सेकंड और क्यू हो सकता है, हाँ हो सकता है, मैंने पढ़ाया था सर आपको, सेकंड क्यू की बात कर दी उसने, तो सर हो सकता है। अरे भैया कहां गया हमारे पास सेकंड, लो सेकंड और सेकंड क्यू हो सकता है। सर कैसे हो सकता है, सुनो भैया, ऐसे हो सकता है कि जो सेकंड है वो 2s का है, सेकंड 2s ऑर्बिटल, और 1 रेडियल नोड 2s के लिए होता है, तो ये सेकंड से मैच किया। सर क्यू से कैसे करेगा, क्योंकि भैया 2s के लिए भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे कितनी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यूब, यानी कि 2 क्यू हमारे पास क्या लग रहा है, मुझे सही लग रहा है, 2 क्यू मुझे क्या लग रहा है, सही लग रहा है। ओके 2 क्यू मुझे सही लग रहा है। देखो 2s के लिए अभी क्या लिखवाया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यूब, हाँ ये देखो 2s के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यूब, चेक कर लो। 2s के लिए भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, 1s के लिए, दोनों के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यूब होता है, ठीक है ना। बहुत सही। अब आइए जरा ध्यान से यहाँ पर भाई, अब आइए जरा ध्यान से देखिए, क्या 1/1s कर सकता है, क्या 1/1s कर सकता है, क्या 1/1s मैच कर सकता है। देखो 1 के साथ तो कर रहा है, अब वो s के साथ करेगा कि नहीं, तो ये हमें निकालना पड़ेगा यार, है ना। तो s वाले को सॉल्व कर लेते हैं। s वाले को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ थोड़ी जगह बनाई हुई है, फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, लेकिन बस मैं मॉड ले रहा हूँ भैया, तुमने माइनस यहाँ पढ़ा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वो सब कहानी पड़ी है ना, नीचे वाले से ऊपर वाले पे जंप करता है तो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ऊपर वाले से नीचे वाले पे जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करता है, सब कहानियां तुमने पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो बस मैं मॉडुलस ले रहा हूँ, कुछ लोगों ने यहाँ माइनस लगाया होगा, भैया आपको लगाना हो लगा दो, बस मैं एनर्जी गैप के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस मैं एनर्जी गैप के बारे में बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे z की वैल्यू आप क्या रखोगे, आप 1 रख दोगे, है ना स्टूडेंट्स। वैसे एक सेकंड, z की वैल्यू हमें कितनी रखनी चाहिए देख लेते हैं यार, रुक जाओ। 1/1s, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है यार। आप हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर लिख लो, उससे क्या है, z तो वैसे भी कट जाना है, अरे z कुछ भी हो, z तो कट जाना है, तुम्हें क्या टेंशन है यार, z तो कट जाना है, ठीक है। तो z तो कांस्टेंट हो जाएगा ना भाई, उसके लिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट हो जाएगा ना यार, है ना। तो z तो कट जाना है। अब तुम पहले ये देखो कि इलेक्ट्रॉन s में कहां से कहां जा रहा है, पहले ये बता दो बस मुझे तुम। एक बार उसने कहा कि 2 से कहां जा रहा है, 4 में, है ना, 2 से कहां जा रहा है, 4 में, है ना। तो 2 से कहां जा रहा है, 4 में, ठीक है भैया, 2 से 4 में जा रहा है ना। तो इसका मतलब 2 से 4 में जाने का मतलब ये हो गया कि हमने एक बार डेल्टा ई निकाला, समझो जरा ध्यान से, एक बार हमने डेल्टा ई निकाला किसके लिए, 2 से 4 में जाने के लिए। तो यार क्या करोगे बताओ, आप लिखोगे 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, ठीक है ना, इन द ब्रैकेट 1/, अब देखो जरा, पता है ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आए, इसलिए आप समझो ना यार, हम बस एनर्जी गैप निकाल रहे हैं, गैप हमेशा एब्सोल्यूट होता है यार, तुम क्या ही टेंशन ले रहे हो भाई। तो 1/, उसके हिसाब से सेटिंग कर लो, यहाँ पे 2 स्क्वायर पहले रख दो, मतलब छोटा नंबर पहले रखो और बड़ा नंबर बाद में। इससे सर क्या फायदा होता है, इससे एब्सोल्यूट वैल्यू आपका हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू, या जैसे भी आपको आता हो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं भाई, है ना। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 4 का स्क्वायर 16 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 यहाँ आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय भैया नीचे कितना हो जाएगा, वैसे तो मुझे ठीक तरीके से करना चाहिए था, ठीक है, हरकत कर दी मैंने, ठीक है। सॉल्व कर ले भाई, सॉल्व कर ले, 4 का स्क्वायर 16 ही एलसीएम आ जाएगा भाई, है ना। और ये हो जाएगा 4, तो ऊपर आएगा यहाँ पे 4 और माइनस यहाँ आ जाएगा 1, है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा भाई मेरे पास, येलो कलर से आ जाएगा 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3/3/16, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब सुनो, अब वो एनर्जी गैप कहाँ का मांग रहा है तुमसे, अब वो डेल्टा ई तुमसे कहाँ का मांग रहा है, देख लेते हैं जरा ध्यान से। अब वो डेल्टा ई तुम्हें कहाँ का मांग रहा है, अब वो उसने कहाँ से कहाँ लेके गया है भाई, चेक कर लेते हैं। अरे भैया आ जाओ, ठीक है, कहाँ से कहाँ गया, n बराबर 2 से 6 पे गया, है ना, n बराबर 2 से 6 पे गया, ठीक है भैया, देख लेते हैं, ठीक है। तो n बराबर 2 से कहाँ जा रहा है, 6 पे जा रहा है, ये माइनस नहीं लगाए, 2 to 6 है, ये ऐसे, है ना, 2 to 4 2 to 6, ठीक है ना। तो भाई सब कुछ ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना, सब कुछ हमारे पास ऐसे ही चलेगा। 13.6 इंटू में z का स्क्वायर और इन द ब्रैकेट 1/, है ना, 1/n1, इस बार छोटा वाला नंबर कौन सा है, 2, तो 2 का स्क्वायर और बड़ा वाला नंबर, ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए ना, बड़ा वाला नंबर 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इज इक्वल्स टू 13.6 और इंटू में z का स्क्वायर और इन द ब्रैकेट भाई 6 का स्क्वायर 36, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 36 को 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड करोगे ऊपर आएगा 9, और माइनस यहाँ पे तो 1 ही हमारे पास रहेगा, कहने का मतलब इस बार आएगा हमारे पास कितना, 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर और 8/36, है ना। इस तरीके से कुछ ना कुछ आ रहा है। अब पता है इन दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। सर किन दोनों का, यहाँ पे देखना भाई, डेल्टा ई मॉड 2 से 4 बाय डेल्टा ई मॉड 2 से 6, ठीक है ना। तो डेल्टा ई मॉड 2 से 4 कितना है, 13.6,
13.6 इंटू जेड का स्क्वायर इंटू 3/16 और अपॉन में 226 का आंसर कितना आ रहा है 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर और इंटू में 8/36 है ना। सॉल्व करियो भाई जरा, कितना आ जाएगा, ये तो गया हमारे पास और ये हो जाएगा 3/16 और क्रॉस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 36/8 है ना। तो अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 जा 4 9 जा और यहां से आ जाएगा हमारे पास 3 9 27 अपॉन में 4 8 जा 32। यस, रेशियो बिल्कुल हमारे पास सही आ रहा है, उसने बोला 2 से 4 जाए और ये अब आप इसका मीनिंग भी थोड़ा सा समझ लो। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं तो डेल्टा ई फ्रॉम 2 to 4 इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में ना 2 to 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा 27/36 टाइम डेल्टा ई ऑफ 2 to 6। बस यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि अगर वो 2 से 4 में जंप करे तो जो एनर्जी होगी वो 2 से 6 वाले का 27 अपॉन में 32 टाइम्स होगी। यही तो कह रहा था ना, पढ़ लो जाके ध्यान से क्वेश्चन, है ना, पढ़ लो जाके ध्यान से क्वेश्चन, कहां गया, यही कह रहा था ना, एक्साइटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन 2 से 4 इज इक्वल्स टू 27/30, मतलब 2 से 4 जाता है इज इक्वल्स टू 27/32 2 से 6 में जाने का, है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन ध्यान से। तो यार हमारे पास 1 1 और s भी मैच कर रहा है ना, 1 1 s भी हमारे पास सही, भाई 1 1 तो पहले ही सही था और s वाला इसलिए सही है क्योंकि देखो ये क्या दिया 1s, तो 1s ऑर्बिटल में अगर सोचो इलेक्ट्रॉन है तो भाई वो जंप करके पहले 2s में भी जा सकता है, फिर 2s से वो कहां जा सकता है जंप करके 2 से 4 में जा सकता है और 2 से वो 4 में भी 2 से 6 में भी जा सकता है, तो 2 से 4 में जाए और 2 से 6 में जाए का रेशियो इतना आ रहा है, बिल्कुल सही। 1 1 s भी हमारे पास सही है, देख रहे हो भैया, ठीक है ना। तो ये वाला भी अब मेरे को सही लगने लगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें हमें इनकरेक्ट चूज करना था ना। 1 1 r क्या सही है, आओ देख लेते हैं। 1 1 r क्या सही है हमारे पास, देख लेते हैं। तो अगर देखोगे आप तो 1 1 r 1 1 तो सही है भाई, क्या r भी सही, जी हाँ बिल्कुल सही है सर। 1 1 r तो हमने पहले ही किया था क्योंकि 1s के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भैया मैक्सिमम होती है और ये जो फंक्शन है 1s का ही है, ठीक है ना। तो 1 1 r भी हमारे पास सही हो गया, तो ओनली इनकरेक्ट आंसर इज द दिस, है ना। तो भाई हमें इनकरेक्ट पे टिक लगाना था, हेलो हमें इनकरेक्ट पे टिक लगाना था, तो ये भी करेक्ट है नहीं लगाओगे, ये भी करेक्ट है नहीं लगाओगे, ये भी सही है नहीं लगाओगे। मैं लिख देता हूं कि भैया ये भी करेक्ट था हमारे पास, ये भी करेक्ट था हमारे पास, ये भी करेक्ट था, ठीक है, और इनकरेक्ट था हमारे पास ये वाला, तो जो इनकरेक्ट था उस पे हमने क्या कर दिया, टिक लगा दिया, है ना। 1 1 r कभी हो नहीं सकता, ठीक। एक सेकेंड भैया, 1/3 r, सॉरी 1/3 r, 1/3 और r कभी हो नहीं सकता, नहीं समझे, 1/3 से थोड़ी ना मैच करेगा, अरे मैं थोड़ा घूम गया हूँ वो अलग बात है, लेकिन 1/3 r हमारे पास आंसर है क्योंकि 1 ये जो थर्ड वाला है ये किसका वेव फंक्शन है, 2pz का है ना, 1s का थोड़ी ना, समझे ना। तो 1/3 से कभी मैच कर ही नहीं सकता, यहीं पे गलत हो गया, 1/3 से कभी मैच नहीं कर सकता, इनकरेक्ट पे हमने आंसर लगा दिया, आ गया वो। फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, है ना, ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, अब सुनो भैया ध्यान से, अभी हमने पीछे जो किया था, पीछे 1 1s तो हमारे पास सही था ना, 1 1s तो हमारे पास सही था ना, बस हाइड्रोजन के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 1, बाकी रेशियो तो ऐसे ही निकालोगे ना, तो 1 1s तो सही है, 1 1s तो सही है हमारे पास, अगर आप देखोगे तो 1 1s तो हमारे पास सही है हाइड्रोजन के लिए भी, भाई पूरी कैलकुलेशन वैसी होगी यार, z को ऐसे काट दो, क्या दिक्कत है ना, ओके। तो अगर आप देखोगे z स्क्वायर को z स्क्वायर से काट दोगे, है ना, अगर आप देखोगे रेशियो लोगे तो कट जाएगा ना भाई, क्या ही मतलब है। अब देखो फर्स्ट फोर्थ और आर क्या मैच कर सकता है, फर्स्ट फोर्थ के साथ क्या मैच कर सकता है, फर्स्ट क्या फोर्थ के साथ कभी भी नहीं भैया, चेक कर लो। 1s का नोडल प्लेन XY में थोड़ी ना होता है यार, तो तुम तो गए बेटा, इस बार करेक्ट हमें चूज करना था। 1 1 p हो सकता है क्या, 1 1 p हो सकता है क्या, 1 1 p हो सकता है क्या, 1 1 के साथ क्या p हो सकता है, नहीं, नो लिखा हुआ है 1 1 p, चेक कर लो, क्योंकि 1s का ये ग्राफ थोड़ी ना है, तो 1 1 p नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद क्या सेकंड 1 के साथ और q के साथ, सेकंड 1 q, सेकंड 1 नो, यहीं पे नो, ठीक है, तो ओनली ऑप्शन इज डी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, एक ये क्वेश्चन हो गया और एक और क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने बोला था 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब ये बताओ यार इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये एक फंक्शन दिया है, बोलो हाँ सर, इन्होंने एक कांस्टेंट इन्होंने एक सिग्मा दे दिया जो कि वेरिएबल होगा, हम क्या करें यार, है ना, सिग्मा इन्होंने आर के टर्म्स में दे दिया, आर क्या है, सेंटर से जब आप बाहर की तरफ चलते हो ना, ये देखो अभी पढ़ाया था, सेंटर से बाहर की तरफ चलोगे तो आपको क्या मिलेंगे, रेडियल लोड्स मिलते चले आते हैं, है ना। तो आपको ये चेक करना है द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस इज XA0, ध्यान से सुनो, पहले एक रफ डायग्राम बना लो। वो हमसे कह रहा है कि सेंटर से अगर हम कितने, सेंटर से हमारे पास जो रेडियल नोड मिलेगा, जो नियरेस्ट है, जो सबसे पास है, वो XA0 के इक्वल है। मान लो सबसे पास हमें, अरे भाई मान लो यार, मान लो सबसे पास हमें एक ऐसा स्फेरिकल शेल यहां पे मिलता है इस तरीके से,
ठीक, ये एक स्फेरिकल शेल मिला जो कि एक रेडियल नोड है, और ये कितने डिस्टेंस पे मिला है नियरेस्ट वाला, XA0 पे, XA0 पे, ठीक। उसके बाद वाइल द फारदेस्ट रेडियल नोड इज दिस, है ना, और मान लीजिए कि न्यूक्लियस पे जो फारदेस्ट गए सबसे दूर जाके जो हमें फारदेस्ट रेडियल नोड मिला है ना, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है, ये देखिए, 1 सेकेंड, अरे भैया बन जाओ, 1 सेकेंड, ओहो हो 1 सेकेंड, ए ऐसे है ना, ए ऐसे, एक और स्फेरिकल शेल हमें मिला ये वाला, ठीक है, स्फेरिकल शेल एक और हमें मिला ये वाला, है ना, ये कितनी डिस्टेंस पे मिला है न्यूक्लियस से, ये हमें मिला है कितनी डिस्टेंस पे, y इंटू A0, जहां पे A0 वही आपका, है ना, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब देखिए उसने हमसे कहा भैया y बाय x बता दो, ठीक है, बता देंगे, ऐसा क्या है ना, उसने हमसे बोला कि y बाय x हमें बता दो, हमने कहा ठीक है निकालेंगे तब तो बताएंगे। अब सुनो, निकालोगे कैसे ये बताओ, निकालने के लिए क्या करोगे बताओ आप, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इस रेडियल, देखो साइन ऑफ आर है, यानी कि जो रेडियल पार्ट है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट है, इसको 0 होना पड़ेगा ना, नहीं समझे, यहाँ पे भी तो वेव फंक्शन का जो रेडियल पार्ट है उसको 0 होना पड़ेगा ना, यहाँ पे ये देखो ना, ठीक, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, और यहाँ पे जब चलोगे YA0 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी आपको जो आपका फंक्शन है वो 0 होना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन को 0 कर दीजिए, और R के 2 वैल्यू निकल के आएंगे, एक बार इसके इक्वल रखो, एक बार इसके इक्वल रखो, फिर y और x का जो भी है, x और y का रेशियो ले लो। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे, है ना, ध्यान समझो। देखो ये बताओ, फंक्शन से बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले तो क्या मेरे पास जगह है भाई, कोई PDF भी तो भेजना है ना तुम्हें। ओहो जगह नहीं है, मैं क्या करूं भाई, कुछ साथ दोगे क्या आप लोग, एक सेकेंड। हो ये वाला तो तुम कर लोगे यार, है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट भाई ले लेना, मैं साइड हट जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए मेरे पास जगह कम पड़ रही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए मेरे पास जगह पड़ रही है, कम पड़ रही है ना, ठीक, तो थोड़ा सा साथ निभा लेना भाई तुम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना, इसको हटा दो, ठीक। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन, अरे कहाँ गया फंक्शन, तुम्हारे पास क्या है, फंक्शन है कुछ ऐसा, देखो साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, देखो 1/16 √4, है ना, A0 की पावर कितना है 3/2, A0 की पावर 3/2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा, और इंटू सिग्मा का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स सिग्मा और प्लस 12, है ना, इंटू में ई की पावर क्या है माइनस सिग्मा अपॉन 2। क्यों डर रहे हो लल्ला, क्यों डर रहे हो, ध्यान सुनो, सिग्मा की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसपे ये पूरा 0 हो जाए, पहले तो ये बताओ, क्योंकि सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ आर, बाद में तो हम संभाल ही लेंगे यार, क्यों दिक्कत में आ रहे हो। सिग्मा कितना दिया है हमें, सिग्मा दिया है 2 इंटू आर अपॉन में n इंटू A0, तो यार यहां से r की वैल्यू निकालो, तो r बराबर ये इधर चला गया, तो सिग्मा इंटू n इंटू A0 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा r का वैल्यू, चेक कर लो, यही तो होगा ना हमारे पास r का वैल्यू, है ना, चेक कर लो, ठीक है ना, ओके ठीक है, चलो बहुत सही। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये बताओ कि e की पावर में या तो सिग्मा आप इन्फिनिटी रख दो, जो कि अलाउड है नहीं, अभी पढ़ाया था, अरे r की जगह सिग्मा आ गया, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो या तो r या तो सिग्मा कितना हो जाए, या तो सिग्मा कितना हो जाए इन्फिनिटी, जो कि अलाउड है नहीं, जो कि अलाउड, तो सिग्मा की इन्फिनिटी वाली वैल्यू और सिग्मा की 0 वाली वैल्यू, ये दोनों अलाउड नहीं होंगे, जैसे r अलाउड नहीं होता था, ठीक है ना, इसीलिए इसी क्लास में सबको पढ़ा दिया। यानी कि सर या तो ये पोर्शन 0 हो जाए, ध्यान सुनो, या तो 1 माइनस सिग्मा का वैल्यू 0 हो जाए सर, है ना, और या तो सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो सिग्मा का बन रहा है ये 0 हो जाए, बात समझ रहे हो, इन दोनों को उठा के 0 करने से ही हमारे पास ये फंक्शन 0, भाई ये चीज तो कभी 0 होगी नहीं, कांस्टेंट है ना, ये सब मल्टीप्लाई में दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, और ई की पावर में समथिंग, ये भी कभी 0 होगा नहीं, तो ये 0 कभी हो नहीं सकता, ये 0 कभी हो नहीं सकता, तो या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, तो निकाल लो सिग्मा, है ना, तो यहां से अगर सिग्मा निकालोगे तो माइनस सिग्मा उधर जाएगा, तो 0 प्लस सिग्मा सिग्मा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि सिग्मा की एक तो वैल्यू आ रही कितनी 1, ठीक, और दूसरी सिग्मा की वैल्यू, इसको 0 को इक्वल रख दो, इतने पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को 0 इक्वल रखोगे, तो यहां से आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक आप फैक्टर्स कर लीजिए इसके, -6r -2r, ठीक है, और प्लस 12r कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, 8 सिग्मा लिखा है ना भाई, ठीक है, 8 सिग्मा लिखा हुआ है ना, तो यहां से अगर आप जाओगे तो सिग्मा का स्क्वायर -6 सिग्मा -2 सिग्मा और प्लस 12 इज इक्वल्स टू r। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा कॉमन लेंगे, तो यहां से आप सिग्मा कॉमन लेंगे, सिग्मा -6, और इन दोनों में से आप -2 कॉमन लोगे, तो सिग्मा -6 हमारे पास आ जाएगा। क्या मैं सही हूं, चेक कर लो, यस सर बिल्कुल सही। तो यहां से आ जाएगा, अगर आप
फैक्टर जैसे करते थे क्लास 10th में, तो सिग्मा -2 एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा फैक्टर होगा सिग्मा -6। मतलब सर एक बार सिग्मा इसको 0 के इक्वल रखोगे तो सिग्मा की, भाई सुन लो, सिग्मा -2 को 0 रखोगे तो यहां से हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आएगी कितनी, 2। और एक बार अगर आप सिग्मा -6 को 0 रखोगे, ये सिग्मा है ना, ठीक। एक बार अगर आप सिग्मा -6 को 0 रखोगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, यानी कि सिग्मा की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। तो आर की भी 3 वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल हो सकती होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सिग्मा की 3 वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है, तो आर की भी 3 वैल्यूज पॉसिबल। अब सिग्मा की क्या क्या वैल्यू है देखो जरा ध्यान से, 3 बार लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक। एक बार सिग्मा बराबर 1 ले लीजिए, ठीक है। कौन से फंक्शन में, आर बराबर कितना था हमारे पास, आर बराबर कितना था, अरे कहां गया, आर बराबर कितना था हमारे पास, सिग्मा एन ए नॉट अपॉन 2, सिग्मा एन ए नॉट अपॉन 2, तो सिग्मा एन ए नॉट अपॉन में 2, ठीक। और एक बार सिग्मा बराबर कितना है भाई, चेक करना जरा, एक बार सिग्मा आया, अरे कहां गया, एक बार सिग्मा आया है कितना, 2, और एक बार 6, एक बार 2 एक बार 6, है ना। एक बार आया है 2 और एक बार सिग्मा आया है कितना, 6। तीनों बार सॉल्व करो, तीनों बार सॉल्व करो। अब देखो जरा इस फंक्शन में आर निकालो पहले, आर इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू 1 रखोगे तो ये सिग्मा की जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू एन इंटू ए नॉट अपॉन में 2, है ना। अब यहां से आर बराबर कितना आ रहा है, एन इंटू 1, एन ए नॉट अपॉन में 2, ठीक। फिर यहां से सिग्मा की वैल्यू 2 रखो तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितना, सिग्मा की जगह 2 रखोगे, काट मत देना, बता रहा हूं क्यों, 2 इंटू एन इंटू ए नॉट अपॉन में 2, ये 2 से 2 चाहो तो काट सकते हो लेकिन मत काटना, क्यों नहीं काटना बता रहा हूं, रुक जाओ, ठीक। उसके बाद यहां से आर की वैल्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह 6 रखो, 6 इंटू एन इंटू ए नॉट अपॉन में 2। अब ये बताओ तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, बोलो हाँ। बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बोलो बोलो बोलो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा आर कौन सा है, ये वाला, और सबसे बड़ा आर क्या था, फिगर देखिए अपना, सबसे बड़ा आर किसके इक्वल था, ये देखिए ये बड़ा वाला आर है, y इंटू ए नॉट के इक्वल था, है ना। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये y इंटू ए नॉट के इक्वल रखिए। और सबसे छोटा कौन सा इन तीनों में से, तीनों के डिनोमिनेटर छोटे, सबसे छोटा ये वाला वैल्यू एन ए नॉट अपॉन में 2, भाई ये 2 टाइम्स एन ए नॉट है ना, समझ गए ना। तो ये सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा है वो डिस्टेंस है x इंटू ए नॉट, जहां में रेडियल नोड मिलता है। यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, मोटा मोटी बात करें तो y इंटू ए नॉट, y इंटू ए नॉट, आराम से देख लो देख लो देख लो, y इंटू ए नॉट किसके इक्वल आ गया, 6 इंटू एन इंटू ए नॉट अपॉन 2, 6 इंटू एन इंटू ए नॉट अपॉन 2 के इक्वल आ गया, ठीक। और इसी तरीके से आपका x इंटू ए नॉट किसके इक्वल आ गया, x इंटू ए नॉट आपका किसके इक्वल आ गया हमारे पास, n इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ गया। सही है, रेशियो ले लो भैया, y अपॉन एक्स का नहीं ले पाओगे क्या यार। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, उठा के रेशियो ले लीजिए तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से अब रेशियो लोगे तो भाई इसको इससे डिवाइड करोगे, ए नॉट से ए नॉट जाएगा, कहां पे करके दिखाऊं बताओ, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड लगाओ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड लगाओ, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा भाई, है ना। तो ऊपर हो जाएगा, अच्छा ये अगर आप देखो तो ये हो जाएगा कट के 3, तो 3n a नॉट, 3n a नॉट, और अपॉन में ये वाली वैल्यू आएगी कितनी, n a नॉट अपॉन में 2, ठीक। अब ये 2 चुपके से ऊपर जाएगा तो 3 2 जा 6 कर देगा ऊपर, n से n कटा, a नॉट से a नॉट कटा, a नॉट से a नॉट कटा, तो y बाय x का जो रेशियो है वो 6, या तो आंसर 6 आ रहा होगा, चेक कर लेना, और या तो y बाय x का जो आंसर है वो 6 का मतलब क्या होता है, 6:1 होता है, या तो 6:1 आ रहा होगा, भैया अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ये आंसर भी हमारे पास हो गया, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे, आपने पढ़ा और इससे बहुत कुछ सीखा, ठीक है। अब इसको आप एग्जाम में अप्लाई करिएगा।